क्या आप सोच रहे हैं कि डेटा एंट्री में जॉब कैसे करें? लेकिन क्या आपको पता है कि डेटा एंट्री में जॉब करने के लिए आपको एक्सेल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बहुत होती है। एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, सर्फ एक्सेल की नहीं। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग। लेकिन मैं आपको बताऊं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर खाली डेटा एंट्री के लिए यूज़ नहीं होता है, उसके बहुत सारे यूज़ होते हैं। जहाँ पे भी डेटा के ऊपर कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस किए जाते हैं, रिपोर्ट्स बनाए जाते हैं, अलग अलग मल्टीनेशनल कंपनीज में डेटा के ऊपर जब काम होता है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है। और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के मैंने ढेर सारे वीडियो बनाए हैं, बहुत सारे वीडियोज़ है। आप अगर मेरे चैनल पे विजिट करोगे, लर्न मोर चैनल नाम है मेरे चैनल का, आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो नाम बता देता हूँ चैनल का। इसमें एक्सेल के ढेर सारे वीडियो मैंने बनाए, लेकिन बिगिनर्स के लिए ऐसा एक वीडियो नहीं बनाया था जिसमें बिगिनर्स के लिए जो पूरे एक्सेल के पॉइंट्स कवर हो। तो मैंने सोचा कि यार अगर कोई बिगिनर्स मेरे चैनल को विजिट करता है जिसको एक्सेल बिल्कुल पता नहीं है, तो एक्सेल वो चाहता है कि यार डेटा एंट्री में किस तरह से एक्सेल यूज़ किया जाता है, या एक्सेल के अंदर चार्ट्स क्या होते हैं, कॉलम्स, रोज, इंसर्ट क्या होता है, फॉर्मूलाज कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसको पता नहीं है। वो तो फिर मेरे चैनल पे आके बस ढूंढता रह जाएगा। इसीलिए मैंने ये एक्सेल का एक ट्यूटोरियल बनाया जिसके अंदर एक कंप्लीट बिगिनर्स नॉलेज रहेगा, यानी कि एक्सेल में आप जीरो हो तो हीरो बनाने का काम मैं करूंगा। लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। एक्सेल में हर एक चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन करने की यहाँ पे मैंने कोशिश की है। मेरे जो 10 से 15 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पे इस वीडियो में दे रहा हूँ दोस्तों। ज़रूर इस वीडियो को आप पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने कितने डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया है। क्योंकि इस वीडियो को मैंने इतना लंबा इसलिए बनाया क्योंकि आपको एक ही ट्यूटोरियल में सब कुछ मिले, आपको अलग अलग ट्यूटोरियल ढूंढने की जरूरत ना पड़े, यूट्यूब पे जाकर बार बार ढूंढते रहो कि यार एक्सेल का ये फॉर्मूला कहाँ पे, वो फॉर्मूला कहाँ पे। ये सारी चीज़ों को एक ही जगह पे आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। नए साल में कुछ नया करने के लिए मैंने एक और चैनल ओपन किया है जिसका नाम है रियल ट्यूटोरियल, जिसके ऊपर आपको सभी वीडियोस की सीरीज मिलेगी। अब मैंने ये नया चैनल इसलिए ओपन किया है क्योंकि उसके अंदर मैं डायरेक्टली वीडियो अपलोड करते जाऊंगा। वहाँ पे ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोज़ वहाँ पे रहेंगे। जिनको पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए मैंने रियल ट्यूटोरियल चैनल ओपन किया है, जिसके ऊपर मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश करूँगा अलग अलग ट्यूटोरियल के। तो उस चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे भी क्लिक करके रखिएगा। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए हमेशा की तरह शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, आप सीखना चाहते हैं एक्सेल के टिप्स एंड ट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स, साथ में कंप्यूटर के टोटल सॉफ्टवेयर के टिप्स एंड ट्रिक्स, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटी दिख रही है उस पर भी क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपकी मोबाइल की भी घंटी बजे। तो जैसे कि मैंने आपको इंटर पार्ट से कहा कि आप एक्सेल बिगिनर्स हो, तो ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। तो कैसे? सबसे पहले तो मैं एक्सेल स्टार्ट करके दिखाऊंगा। एक्सेल के हर एक पार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ फॉर्मूलाज रहेंगे जो बेसिक लेवल पे या बिगिनर्स लेवल को पे आपको पता रहने चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सेल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको रन कमांड लेना है। आप रन कमांड से स्टार्ट कर सकते हैं। आप सर्च बॉक्स में डायरेक्टली एक्सेल टाइप करेंगे तो भी चलेगा। रन कमांड लेने के लिए आपको स्टार्ट और आर बटन प्रेस करना है, यानी विंडो की प्लस आर। विंडो की प्लस आर स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सेल टाइप करना है। एंड एक्सेल जैसे आप टाइप करोगे, एंटर करोगे, एक्सेल शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे एक्सेल शुरू करूंगा आपके सामने ये स्क्रीन का लेआउट आ जाएगा। इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। अगर आपका एक्सेल 2013 है, 16 है और 10 है तो थोड़ा बहुत चेंजेस रहेगा उसमें, लेकिन यहाँ पे 13 और 16 क्योंकि एक्सेल के अलग अलग वर्जन है। जो भी वर्जन आप यूज़ करते होगे, डोंट वरी, जो मैं टिप्स या ट्रिक्स एक्सेल की बेसिक बिगिनर लेवल की बताने वाला हूँ वो सभी वर्जन में आपको यूज़फुल रहेगी। इसीलिए मैं कौन सा वर्जन यूज़ करता हूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप कौन सा वर्जन यूज़ करें इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आपको एक्सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ वो उस वर्जन में काम आएगी, और नहीं आ रही है, उस वर्जन में नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं आपको बताऊँगा कि वो चीज़ें उस वर्जन में नहीं है। कौन सी है? ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि पुराने वर्जन में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे बताऊँ कि स्क्रीन में आपको लेफ्ट साइड में जो रिसेंट फाइल दिखाई दे रही है, ये मैंने बनाई हुई फाइल है। जैसे मैं अलग अलग एक्सेल के डेटा पे काम करता हूँ तो उसमें जितनी भी फाइल मैं सेव करता हूँ वो यहाँ पे आ जाती है रिसेंट फाइल के अंदर, राइट। रिसेंट फाइल का बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपको ब्लैंक वर्कबुक दिख रहा है, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कुछ ऑलरेडी फॉर्मूला ट्यूटोरियल से रिलेटेड पहले से कुछ शीट्स दी है, प्री फॉर्मेटेड शीट्स है, यहाँ से आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं बिजनेस, पर्सनल, प्लानर एंड ट्रैकर्स, लिस्ट, बजट्स, ऐसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट ने दिए हुए रेडीमेड वर्कबुक्स है।
तो एक्सेल की फाइल को वर्कबुक्स बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्लैंक वर्कबुक। सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक ही लेना चाहूँगा, क्योंकि ब्लैंक वर्कबुक से हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होगा ना दोस्तों। अब यहाँ पे आपको ये स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, ये एक्सेल का लेआउट है। एक्सेल की स्क्रीन ऐसी रहेगी, और एक्सेल के अंदर अभी डिटेल में जान लेते हैं कि क्या क्या किसको बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि ऊपर जो दिखाई दे रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, मेरे पास कुछ और एक्स्ट्रा भी टैब है। ये कैसा है मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे भी, डोंट वरी अबाउट इट। बट ये जो है इसे टैब बोलते हैं। टैब होम के अंदर क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और ये होता है एक्सेल का रिबन दोस्तों। रिबन नाम याद रखिएगा, मैं नीचे आपको टेक्स्ट में भी दिखा रहा हूँ, रिबन। ओके, सो इस रिबन के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड ग्रुप है, उसके बाद फॉन्ट ग्रुप है, उसके बाद अलाइनमेंट ग्रुप है। ये ग्रुप होते हैं। नंबर ग्रुप है, स्टाइल्स ग्रुप है, सेल्स ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप्स है। ये अलग अलग ग्रुप्स है। इस ग्रुप के बारे में भी हम जानेंगे, कैसे इसके अंदर के ऑप्शंस हम ऑपरेट करेंगे। आपको किसी ने बोला कि होम टैब में अलाइनमेंट ग्रुप है और उसके अंदर मर्ज एंड सेंटर है, तो होम टैब, अलाइनमेंट ग्रुप एंड मर्ज एंड सेंटर। समझ में आपको ये ग्रुप का काम क्या होता है? मतलब ये ग्रुप वाइज कुछ ऑप्शंस डिवाइड हो चुके हैं, इसके लिए यहाँ पे एक ग्रुप दिए हैं, तो आपको ईजी हो जाता है उस ऑप्शन को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे आपको बोला कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये स्टाइल्स में अवेलेबल है होम टैब के अंदर, तो स्टाइल्स ग्रुप आपको होम टैब में ढूंढना है। होम टैब यहाँ पे है, स्टाइल्स ग्रुप यहाँ पे मिल रहा है आपको, और उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। ये भी हम सीखने वाले हैं दोस्तों, डोंट वरी अबाउट इट। सो ये एक वीडियो ऐसा मैं बना रहा हूँ जिसमें आपको बिगिनर्स लेवल में जो जानकारी होनी चाहिए एक्सेल की, वो पूरी यहाँ पे रहेगी, इसीलिए बने रहिएगा। बस ये तो बताना था मुझे दोबारा, इसीलिए बता दिया। फिलहाल तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे होम टैब से लेकर ये टैब हो गया, हर एक टैब के अपने अपने ग्रुप्स है और अपने अपने ऑप्शंस है। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंसर्ट पे क्लिक किया तो टेबल्स ग्रुप, इलिस्ट्रेशन ग्रुप, एडिंग्स ग्रुप, चार्ट्स ग्रुप एंड ढेर सारे और भी ग्रुप्स है। फिलहाल मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। वैसे पेज लेआउट है, वैसे फॉर्मूलाज है, डेटा, रिव्यू एंड व्यू है। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, आगे ज़रा ध्यान दीजिए। अभी क्या है आगे, ये है नेम बॉक्स। अब ये नेम बॉक्स की जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले। इसका नाम याद रखिए, नेम बॉक्स, और जिस सेल में हम क्लिक करेंगे उसका वो नाम बता रहा है, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं इस बॉक्स में क्लिक कर रहा हूँ, इस बॉक्स को वैसे सेल बोलते हैं एक्सेल में। ये बॉक्स जो है इसे सेल बोला जाता है, CELL, राइट। तो ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, ये सेल जो होता है इसका एक एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आई कॉलम और रो नंबर 11, इस सेल में मैंने क्लिक किया था, आई यहाँ पे क्लिक किया था, सॉरी, I11, तो I11 यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नेम बॉक्स के अंदर। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, A3 दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है, B3, इसका नाम C3, इसका नाम D3, आप समझ गए होंगे। अब इसमें नेम बॉक्स क्या काम करता है, सेल का नाम दिखाता है, और भी बहुत सारे काम करता है नेम बॉक्स, आपको आगे पता चल जाएगा। नेम बॉक्स के बाद बारी आती है फॉर्मूला बार की। उसी के राइट साइड में यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मूला बार, ओके। यहाँ पे ये जो बार है, यानी कि ये वो बार नहीं है जहाँ पे लोग बार बार जाते हैं, ये फॉर्मूला वाला बार है जहाँ पे हमें फॉर्मूला दिखाई देगा दोस्तों, राइट। अब इसमें फॉर्मूला कैसे दिखाई देगा मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। कोई भी सेल के अंदर क्लिक कीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे E5 पे क्लिक किया है और इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि यार ये आपको जूमिंग में मुझे बार बार जूम करना पड़ रहा है, तो इस बॉक्स की साइज़ में बढ़ाना चाहता हूँ, मतलब ओवरऑल ये जो बॉक्सेस है उनकी सबकी साइज़ एक साथ बढ़ानी है, तो जूम मैं कर सकता हूँ एक्सेल के अंदर। उसके लिए शॉर्टकट की है Alt+V+Z। Alt+V+Z ये शॉर्टकट की मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। इसे प्रेस कैसे करना है मैं बता देता हूँ। Alt के बाद V प्रेस करना है, Alt के साथ में V प्रेस कीजिए, आपको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, बाद में आपको Z इंडिविजुअल प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करोगे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा, जो कि मैं यहाँ पे मिडल में ले रहा हूँ स्क्रीन के, और आपको दिखा रहा हूँ जूम का डायलॉग बॉक्स है, मैग्निफिकेशन। इसमें आप अप एरो और डाउन एरो प्रेस करके, कीबोर्ड के ऊपर से अप और डाउन एरो प्रेस करके आप इसका जूमिंग लेवल डिक्लेयर कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सेल में 400% आप जूमिंग कर सकते हैं, जो कि आप एक कस्टम ऑप्शन दिया है उसमें आप टाइप करके ले सकते हैं। तो कस्टम में टाइप कीजिए 400%, तो 400 हो जाएगा। फिलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, 200 मैंने सिलेक्ट किया है। आई विल डू वन थिंग, ओके करेंगे। मैक्सिमम 400 है, मिनिमम 10% जूमिंग। अच्छा, अगर आपको Alt+V+Z से नहीं करना है तो और कौन सा तरीका है जूमिंग करने का, आप कंट्रोल बटन प्रेस करके माउस का स्क्रॉल बार घुमा सकते हैं आगे और पीछे। कीबोर्ड के ऊपर जो कंट्रोल बटन रहता है उसे प्रेस करके रखिएगा, माउस का स्क्रॉल बार आगे और पीछे घुमाएंगे तो क्या होने वाला है आपको पता है, जूम इन जूम आउट होने वाला है, राइट।
सो ये आप ट्राई कर सकते हैं, या इसके अलावा कर सकते हैं आप राइट कॉर्नर में, यहाँ पे राइट कॉर्नर में आइए और यहाँ पे आपको जूमिंग के लिए मिल रहा है ऑप्शन, प्लस की तरफ क्लिक करें, मतलब प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जूम इन होता जाएगा, माइनस पे क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट होते जाएगा। ये सिंपल चीज़ें मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया कि शॉर्टकट की से ये कर सकते हैं और कैसे करना है आप ये समझ गए होंगे, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे ही आपको समझ में आया कि जूम कैसे करना है। फिलहाल मैं आपको फॉर्मूला बार के बारे में बता रहा था, अब फॉर्मूला बार पे फिर से चले जाते हैं। अब फॉर्मूला बार करेगा क्या, कैसे काम करेगा दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे मैं इज इक्वल टू दे रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 इज इक्वल टू, ये कंपलसरी है एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला के पहले लिखना, बिकॉज एवरी फॉर्मूला विथ बिगिंस विथ इज इक्वल टू साइन। ये अंग्रेजी में समझ आता है, हिंदी में बताता हूँ, हर एक फॉर्मूला इज इक्वल टू साइन से शुरू होता है, हर एक फॉर्मूला बराबर साइन से शुरू करते हैं हम, अरे सबको पता है यार। यहाँ पे देखिए 50 प्लस 30 मैंने लिखा, ये प्लस का साइन जो कीबोर्ड के ऊपर प्लस रहता है वो कीज ही है, और माइनस का साइन वहाँ पे माइनस का साइन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप मल्टीप्लिकेशन यानी एस्ट्रिक का साइन यूज़ कर सकते हैं, और डिवाइड के लिए यहाँ पे स्लैश का साइन है, जो स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा साइन किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आप ज़रूर कर सकते हैं इसे। यहाँ पे देखिए एक सिंपल कैलकुलेशन हो चुका है, 50 प्लस 30 यहाँ पे आ गया 80। अब मैं यहाँ पे 80 भी लिख रहा हूँ, नीचे मैंने डायरेक्ट 80 टाइप किया, यहाँ पे मैंने 80 कैलकुलेशन किया। आप बोलोगे इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको आता नहीं क्या? मैंने आपको दिखाने के लिए किया कि ये होता क्या है। ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बार में ऊपर क्या दिख रहा है, जो कि मैंने C4 में कुछ टाइप किया था, दिखाई दे रहा है आपको, C4 सेल में मैंने टाइप किया है 50 प्लस 30, और उसका आंसर तो 80 दिख रहा है सेल में, लेकिन फॉर्मूला बार उसका फॉर्मूला दिखा रहा है। और C5 सेल में क्या हो रहा है, C5 सेल में मैंने डायरेक्टली 80 टाइप किया, राइट। तो 80 टाइप किया तो वहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा है। सो इफ देर इज अ फॉर्मूला इन योर सेल इट विल डिस्प्ले फॉर्मूला, इफ देर इज अ कंटेंट इन योर सेल इट विल डिस्प्ले कंटेंट। मतलब फॉर्मूला बार का काम यही होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला है तो फॉर्मूला दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए सेल में कंटेंट है तो कंटेंट दिख रहा है, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट दिखाई देगा। और यहाँ पे नोटिस कीजिए, जब आप टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में ऑटोमेटिक आएगा, जो भी टेक्स्ट आप टाइप करो, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया लर्न मोर, तो ये आपको, ये थोड़ा सा कॉलम की साइज में बढ़ाना बताऊंगा आपको आगे, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है ये लेफ्ट साइड में रहेगा और ये रहेगा राइट साइड में। टेक्स्ट हमेशा लेफ्ट साइड में अलाइन करता है और नंबर हमेशा राइट में अलाइन करता है, लेकिन हम उसे अलाइन चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो फॉर्मूला बार मैंने बताया, और फॉर्मूला बार इतना ही नहीं है जितना दिख रहा है, फॉर्मूला बार को यहाँ पे राइट कॉर्नर से हम एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डाउन एरो दिख रहा है आपको, और इसे आप क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मूला बार एक्सटेंड होता है, राइट। ओके, यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक्सटेंड मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला बार आपको बड़ा दिख रहा है ना, जब ज़रूरी है, जब बहुत बड़ा फॉर्मूला आप लिख रहे हैं तब जाके ये फॉर्मूला बार को एक्सटेंड करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, जो कि वो लाइन में नहीं बैठा तो वो नीचे की लाइन में आ जाएगा अगर आप वहाँ पे क्लिक करते हो तो, राइट। ओके, सो ये इंट्रोडक्शन के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि दीज आर द कॉलम्स ऑफ एक्सेल, ये जो है ABCDEFGHIJKLMNOPPQRSTUVWXYZ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, ये कॉलम से एक्सेल के, और जेड तक ही नहीं है, आप देखेंगे आगे भी कॉलम है, AB AC AD समझे, एडी आई मीन एडी कॉलम का नाम है, वैसे ही A to Z हो जाएगा, फिर BA आ जाएगा, BB भी आ जाएगा दोस्तों, BB BC BD, वो बीड़ी नहीं जो पीने वाली है, ओके आई एम जस्ट जोकिंग, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे हैं, बहुत सारे BF भी कॉलम है, BG है। और आपको मैं बताऊँ कि ऐसे आप राइट एरो प्रेस करने से अच्छा कंट्रोल और राइट एरो प्रेस करो, डायरेक्टली लास्ट कॉलम पे आ जाएंगे। लास्ट कॉलम को जंप करने के लिए कंट्रोल राइट एरो, और फर्स्ट कॉलम को जंप करने के लिए कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट, कंट्रोल राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। अब ये जो राइट प्रेस करने के बाद ये लास्ट कॉलम जो आ रहा है वो है टोटल काउंटिंग। अगर हम करेंगे, वैसे मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, काउंटिंग करने की जरूरत नहीं, आपको बैठना नहीं काउंटिंग के लिए, या ड्रैग भी नहीं करना कोई नंबर्स। 16,384 टोटल कॉलम्स एक्सेल में रहते, इतने सारे रिकॉर्ड्स हम वर्टिकली रख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ क्या कि ये रिकॉर्ड्स एक्सेल के अंदर के जो होते हैं ना, इतने भी हमें कम पड़ते हैं। बड़े बड़े कंपनी का जब डेटा आता है, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का डेटा है, बैंकिंग का डेटा है, बैक ऑफिस का डेटा है, तो एक्सेल वहाँ पे, एक्सेल का थोड़ा सा ड्रॉबैक है। लेकिन एक्सेल के अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं, मैंने मेरे चैनल के वीडियोस में बताया है, वो है कि आप एक्सेल में वो डेटा नहीं हो रहा है तो एक्सेल के अंदर ही हम एक्सेल के कुछ एडिंग्स यूज़ करके वर्क उसके ऊपर काम कर सकते हैं।
फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल राइट एरो से हमने यहाँ पे जंप किया था लास्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम से लास्ट कॉलम 16,384 टोटल कॉलम से एक्सेल में ABCD से लेकर ऐसे। और ऐसे ही आप डाउन एरो प्रेस करोगे तो आपको रोज मिलेंगे ढेर सारे, जो कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉल होते जा रहे हैं। लेकिन अभी मुझे लास्ट रो पे जाना है तो मैं थोड़ी डाउन एरो प्रेस करते रहूंगा कीबोर्ड का, मैं कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस करूंगा। जी हाँ, कंट्रोल डाउन एरो डायरेक्टली लास्ट रो, कंट्रोल अप एरो डायरेक्टली फर्स्ट रो, कंट्रोल डाउन एरो 10,48,576, 10,48,576। इतने सारे रोज है दोस्तों, ओ माय गॉड, इतने सारे रोज, इतने सारा डेटा हम रख सकते हैं। अगर आपका कोई छोटा मोटा डेटा है तो यू कैन इजीली एंटर इट, बट आपका जब बड़ा डेटा आता है तो एक्सेल के अंदर मैं आपको बताऊं कि 1 लाख रो रखने के बाद और उसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद एक्सेल सपोर्ट नहीं करता है। ये एक एक्सेल का कड़वा सच है दोस्तों। जी हाँ, 10 लाख रोज यहाँ पे है, आप 10 लाख का रिकॉर्ड रख सकते हैं, लेकिन जब आप कोई भी 10 लाख सेल्स पे अगर फॉर्मूला अप्लाई करने जाएंगे यू विल नॉट गेट प्रॉपर रिजल्ट, बिकॉज वो फाइल बहुत हेवी हो जाती है और एक्सेल हेवी फाइल को सपोर्ट नहीं कर पाता है। इसीलिए तो एक्सेल ने 2010 में ये बातें ध्यान में रखी और 2010 के ऑफिस के लिए 2010 से आगे जितना भी वर्जन है, 10, 13, 16 वर्जन जो है या 19 वर्जन है, उसके लिए पावर पाइवट ये लॉन्च किया गया है। पावर पाइवट यहाँ पे आपको एक मेनू दिख रहा है, पावर पाइवट, इसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, आप इंटरेस्टेड हो तो पावर पाइवट आगे देखिएगा। लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल या एडवांस एक्सेल के पार्ट में आता है। तो ये जहाँ पे डेटा बहुत बड़ा आता है, फॉर्मूले लगते हैं, तो एक्सेल वहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो इसीलिए उन्होंने पावर पाइवट बनाया जहाँ पे आप अलग फॉर्मूलाज यूज करके एक्सेल के अंदर पावर पाइवट में काम कर सकते हैं। फिलहाल वो बातें तो साइड में रहने दो, हम सीख रहे हैं यहाँ पे कि एक्सेल में इतने सारे रोज रहते हैं, 10,48,576, और पहला रो है हमारा यहाँ पे दिख रहा है कंट्रोल अप एंड डाउन एरो, कंट्रोल राइट एंड लेफ्ट एरो। ये जो शॉर्टकट कीज मैं बता रहा हूँ ना, इससे प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तभी तो आपका हाथ बैठ जाएगा कीबोर्ड के ऊपर। और मैंने वैसे एक्सेल के ऊपर 101 शॉर्टकट कीज, मतलब एक्सेल की लगभग सारी शॉर्टकट कीज का एक वीडियो बनाया, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करके बताया उस वीडियो में मैंने कि किस तरह से हम एक्सेल की ये शॉर्टकट कीज को यूज करके हमारा काम आसान कर सकते हैं। तो ज़रूर उस वीडियो को एक बार चेक कर लेना, उसकी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। ओके, फिलहाल तो हम यहाँ पे बढ़ते आगे। यहाँ पे कॉलम्स और रोज मैंने बताया, और कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन में, यानी कि दोनों के एक दूसरे को जहाँ पे वो छेड़छाड़ करते हैं, आई मीन यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसको सेल बोलते हैं, जो कि सेल का हर एक का एड्रेस आ जाता है, यहाँ पे मैंने बताया था आपको। लेकिन जैसे आप ऐसे सेल सेलेक्ट कर ले हो तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। इसे क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ सेल। तो कौन सी रेंज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं, कोई बात नहीं। C3 सेल से लेकर F11, C3 से F11 लिखेंगे कैसे इसका? अगर लिखने की बारी आती है आपको कहीं पे, तो C3 से F11 बीच में कॉलन यूज किया जाता है रेंज को डिफाइन करने के लिए। तो ये रेंज हो गया। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे, टेल मी नाउ, D3 से लेकर F11, राइट? तो ये रेंज ऑफ सेल होता है, जो कि आपको याद रखना है, जिसमें हेड सेल हमेशा वाइट रहता है और बाकी सेल इस तरह से रहती है। तो रेंज ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के बाद रेंज कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया। नेम क्या होता है ये मैंने बता दिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे शीट की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे शीट 1 आ चुका है, और ऐसे आप एक्सेल में ढेर सारे शीट ले सकते हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स रखने के लिए। मैं यहाँ पे बस प्लस पे क्लिक करते जा रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, शिफ्ट और F11, शिफ्ट और F11 करेंगे तो शीट इंसर्ट होगी। लेकिन जब आप कीबोर्ड से, मतलब शॉर्टकट की से शीट इंसर्ट करते, देखिए मैं शिफ्ट F11 कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी, वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको? शीट शिफ्ट प्लस F11 करने से क्या होगा? शीट लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है। और अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप इंसर्ट करते हो तो वो राइट में इंसर्ट हो रही है, राइट? ओके, समझ में आपको? वो शीट को आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। वैसे ये 7 नंबर को यहाँ पे ड्रॉप करना है, 8 नंबर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, बस माउस का बटन क्लिक करके रखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट? ये ऑर्डर में आ चुका है। कोई भी शीट कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये शीट्स आप यहाँ पे बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड आपके डेटा कितने हैं। आपके 12 महीने का डेटा है तो 12 शीट इंसर्ट करो। आपके पास बहुत सारा अलग अलग शीट्स का रिकॉर्ड है तो वहाँ पे अलग अलग शीट्स बना के अलग अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे हर एक शीट के अंदर उतने रोज और उतने कॉलम आपको मिलने वाले जितने की पहले शीट में है। और यहाँ पे शीट से रिलेटेड कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आगे हम
मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शीट को डिलीट कैसे करना है और रीनेम कैसे करना है ये चीज़ें बता के जाऊंगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें शीट से रिलेटेड देखते हैं। जैसे इस शीट में कुछ नाम देना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए इस शीट के ऊपर और रीनेम ऑप्शन। इससे होगा क्या, इस शीट को आप कस्टमाइज नेम दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट डेटा। जब भी मैं शीट का नाम दूंगा तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि यहाँ पे अंडरस्कोर साइन ऐड कीजिए, स्पेस ना दीजिए। स्पेस भी दे सकते हैं आप, स्पेस से भी नाम ऐड होता है, कोई इशू नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन इसलिए रहेगा क्योंकि आगे जाकर एक्सेल जब एडवांस आप सीखोगे तो आपको ये नाम देने की अगर आदत है तो इस नाम का बेनिफिट ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग में इस शीट का नाम यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, एक्सेल की VBA कोडिंग में वगैरह। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसा प्रिपेयर करूंगा कि भाई आप थोड़े से एडवांस भी जानते हो एक्सेल के अंदर कि एक्सेल के अंदर शीट को नाम कैसे देना है। फिलहाल यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ओके उसको मैंने करेक्ट कर दिया। ओके स्टूडेंट डेटा, ऐसे शीट को आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो शीट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, या आप ऊपर इंसर्ट है इंसर्ट भी कर सकते हैं शीट को। इसी शीट का कॉपी बनाना है कॉपी कर सकते हैं, इसका कोड भी है, प्रोटेक्ट भी है, इसका टैब कलर भी है। कोड प्रोटेक्ट जो है वो आगे देखने वाले हैं। फिलहाल टैब कलर देखिए, यहाँ पे टैब कलर मैं दे रहा हूँ। हर एक शीट को अलग अलग कलर देके आप इस तरह से फॉर्मेटिंग रख सकते हैं दोस्तों, राइट। सो ये तो चीज़ें आपको समझ में आई कि शीट कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, शीट के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस शीट। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट, सो इट विल शो यू वन मैसेज। एक शीट का मैसेज आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये एक्सेल क्या कर रहा है, पूरी की पूरी शीट परमानेंटली डिलीट कर रहा है। अगर आप इसे डिलीट करते हो तो आपको डेटा मिलने वाला नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया, आप बोलोगे मैं अंडू कर सकता हूँ, नहीं होगा अंडू। कंट्रोल Z यहाँ पे नहीं चलेगा दोस्तों, कंट्रोल Z चलेगा बस आप जब शीट के अंदर के कुछ डेटा डिलीट करते, जैसे यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया, तो एक्सेल ने हमें दिया है अंडू या माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है अंडू। हमारी गलतियाँ माइक्रोसॉफ्ट हमें माफ़ करता है, एक नहीं 100 गलतियाँ भी अंडू कर सकते हैं हम, लाइफ में नहीं कर सकते, इतना याद रखना। आई एम जस्ट जोकिंग। ओके तो यहाँ पे अंडू कर दिया मैंने, कंट्रोल Z से अंडू हो गया, राइट। तो शीट के अंदर का डेटा डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शीट डिलीट हो गई तो वो अंडू नहीं होती, इसीलिए उसका डेटा चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे परमानेंट डिलीट हो रहा है, परमानेंट डिलीट तो आप समझ गए होंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे शीट डिलीटेशन के बारे में एक चीज़ मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। शीट प्रोटेक्शन और बाकी सारी चीज़ें जो है शीट से रिलेटेड आगे सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की स्क्रीन को आपको छोटा करना है तो उसके लिए मतलब रिस्टोर करना है स्क्रीन को, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, अल्ट स्पेस और R बटन प्रेस कीजिए। देखिए अल्ट स्पेस R, अल्ट स्पेस X, इंटरेस्टिंग है, अल्ट स्पेस R स्मॉल हो गया, अल्ट स्पेस X। इस तरह से एक्सेल की स्क्रीन को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज एक इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आगे चलते हैं अभी डेटा के ऊपर और काम करते हैं कुछ एक्सेल के अंदर, साथ में उसकी फाइल कैसे सेव होती है, कौन कौन से फॉर्मेट में सेव किया जाता है, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें डेटा टाइपिंग कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री होता है, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन डेटा एंट्री कैसे करना है आपके सबके मन में ये क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्कबुक, ये दिख रहा है बुक 1 आ चुका है, इसको मुझे अभी क्लोज करना है, मुझे नया बुक लेना है, तो मैं कंट्रोल W करूँगा, कंट्रोल W क्लोज बुक। ये जो है एक्सेल वर्कबुक नहीं क्लोज होगा, जो हमारा ओपन बुक है, ओपन फाइल है एक्सेल की, वो क्लोज होगी। सो डू यू वांट टू सेव इट, हमें सेव नहीं करना है, डोंट सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। कंट्रोल N करूंगा नया वर्कबुक लेने के लिए, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे आप देख सकते हैं शीट 1 नया फ्रेश आ चुका है, इस वर्कबुक का नाम देख सकते हैं बुक 2 आ चुका है, राइट। ओके सो नाउ आई विल डू वन थिंग, पहले तो इसे जूम करूंगा, अल्ट V Z, हमेशा की तरह जूम हो गया। इसमें अभी कंटेंट टाइप करने के लिए मैं कोई भी रिकॉर्ड लेता हूं जो कि आपके फैमिलियर रहेगा, आपको पहचान का रहेगा, आपको इजी लगेगा, ऐसा डेटा जो कि हमने देखा रहेगा वो लेता हूं। सीरियल नंबर लेने के बाद मैंने लिया नेम ऑफ स्टूडेंट, आप कुछ भी ले लीजिए, एम्प्लॉय लीजिए या कुछ और। तो यहाँ पे देखिए बी और सी कॉलम के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बी कॉलम के अंदर के कंटेंट सी में जा चुके हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, बी ने सी की जगह भी ले लिए, नहीं बी ने बी की जगह लेनी चाहिए, तो बी को जगह थोड़ी सी बड़ी चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे बी और सी कॉलम के बीच में माउस लेके आएंगे, बी और सी कॉलम के बीच में जब हम माउस लाएंगे यू विल फाइंड आउट एरो, दिखाई दे रहा है ना। इससे क्या होगा, इससे आप ड्रैग कीजिए क्लिक करके, माउस से साइज बढ़ेगी, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, देखिए डबल क्लिक किया तो भी चलेगा, या ड्रैग करेंगे तो भी चलेगा, इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। यहाँ पे
कैसे करना है। डबल क्लिक करने और ड्रैग करने में फ़र्क क्या होता है? ड्रैग करने में आप एक्स्ट्रा साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक जब आप करते हो तो जितने कंटेंट की साइज़ है उतनी ही हो जाती है। अच्छा, इसके लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए आगे देखेंगे कीबोर्ड से कैसे होगा वो भी। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और यहाँ पे हम टोटल करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे मैक्स भी निकालेंगे। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हम इसमें कवर कर लेंगे। मिनिमम लेंगे, काउंट लेंगे, एवरेज लेंगे एंड परसेंटेज लेंगे। आप बोलेंगे एवरेज और परसेंटेज वो एक ही होता है? नहीं, देखेंगे एक ही होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे पता चलेगा आपको। साथ में हम रिजल्ट भी निकालेंगे, ग्रेड भी निकालेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे कर्सर रखिए एंड नाउ टाइप 1 और 2। यहाँ पे आपको 1 और 2 टाइप करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है मैंने कंटेंट टाइप किए हैं। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे ड्रैग करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 और 2 को दोनों को सिलेक्ट कर चुका और इस कॉर्नर पे माउस लेके आ रहा हूँ, जिसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। ये जो छोटा सा नन्ना सा प्लस दिख रहा है ना, ब्लैक वाला, ये छोटा प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे। इस फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सीरियली फिल होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने 1 और 2 टाइप किया वैल्यूज़, तो ऑटोमेटिकली वो उसके गैप में फिल होते जा रहा है। अगर आपने 1 और 5 टाइप किया होगा और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग किया होगा, तो दोनों के बीच में जो गैप है वही यहाँ पे जनरेट होते जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे समझ में आएगा। अगर आपने 1 लिखा और ड्रैग किया तो क्या होगा, सब जगह पे 1 1 होगा। लेकिन फिर भी आप चाहते 1 लिखे और ड्रैग करने के बाद भी, तो यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आइए और कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए। होगा क्या इससे, जब आप कंट्रोल प्रेस करते तो यू विल फाइंड आउट स्मॉल प्लस और ऑन दैट प्लस। तो जो पहला प्लस है उसी के ऊपर एक और प्लस आ रहा है। देखो कंट्रोल छोड़ दिया, गया, कंट्रोल प्रेस किया, आ गया। अब करेंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये सीरियली फिल होगा। मतलब कोई एक नंबर से भी आप सीरियली फिल कर सकते हैं, या 2 नंबर टाइप किया और दोनों को बिना कंट्रोल प्रेस करके फिल हैंडल से, फिल हैंडल याद रखना है, उससे ड्रैग करेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी ऑप्शन है। आपने गलती से इसे फिल सीरीज किया और आपको कॉपी सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी सेल्स, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल, ये सारी चीज़ें आती है। ये आगे के है, लेकिन कॉपी सेल से क्या होगा देखिए यहाँ पे। फिलहाल मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और दोबारा यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा कंट्रोल बटन प्रेस करके, और मैं यहाँ पे लगभग 5 स्टूडेंट ही लेता हूँ आपको एक एग्जाम्पल रिपोर्ट दिखाने के लिए। और यहाँ पे कॉपी सेल हो गया अभी, क्योंकि मैंने कंट्रोल छोड़ दिया। तो फिल सीरीज भी कर सकते हैं आप यहाँ से, राइट। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन जो होते हैं ये बिगिनर्स लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपको एक्सेल कुछ भी नहीं आता है, इसलिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप करूँगा, जैसे कि मैंने नाम लिए ABCD। ओके, इट्स अप टू यू, कौन से भी नाम ले सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इस कॉलम की साइज़ देखिए कितनी बड़ी है। मैं इस कॉलम को डबल क्लिक करूँगा तो ऐसे छोटा हो जाएगा, इस कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो ऐसा छोटा हो जाएगा। तो ऐसे हर एक कॉलम को करना पड़ेगा मुझे, राइट। इससे अच्छा मैं क्या करूँगा, ए से लेकर सब कुछ कॉलम को एक साथ सब कुछ ऐसे ड्रैग करूँगा, सभी कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करूँगा जिसमें कंटेंट है। कैसे ड्रैग करना है देखिए, ए के ऊपर माउस पॉइंटर लाया, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखा एंड ड्रैग किया एन तक, राइट, एन तक ड्रैग किया लेफ्ट बटन क्लिक करके। अब कहीं पे भी एक जॉइंट पे मतलब माउस पॉइंटर लेके आइए, कहीं पे भी आप एक जॉइंट पे लेके आइए माउस पॉइंटर, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। सभी कॉलम की साइज़ एक साथ एडजस्ट हो गई, है ना इंटरेस्टिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल A बटन प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा। जितना भी डेटा टाइप किया वो सिलेक्ट हो गया। अब आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की, वो है अल्ट प्रेस कीजिए, वो है अल्ट प्रेस कीजिएगा, उसके बाद H प्रेस कीजिएगा, उसके बाद O, और उसके बाद I। देखिए मैंने उसके बाद बोला, यानी कि अल्ट के साथ ये सारी चीज़ें प्रेस करके नहीं रखनी है। अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, H प्रेस करके छोड़ देना है, O प्रेस करके छोड़ देना है और I प्रेस करना है। दोबारा देखिए, अल्ट HOI, राइट। तो ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ही पहले ही बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे आप अल्ट प्रेस करते हो तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है कि कौन से टैब के लिए कौन सी शॉर्टकट की बनी है। अल्ट प्रेस करते ही वो सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। अच्छा, हमें होम टैब में जाना है तो मैं H प्रेस करता हूँ। चलिए मैं H प्रेस करता हूँ तो होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर होम टैब में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे कॉलम को ऑटो फिट करता है, वो है फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे फॉर्मेट जो दिखाई दे रहा है राइट साइड में, उसके अंदर वो है। तो O है फॉर्मेट के लिए, तो मैंने O प्रेस किया, और O के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उसके लिए आपको I प्रेस करना है। वैसे आपको रो करना है या बाकी सारी चीज़ों के लिए भी दिया है, फिलहाल तो हमें I प्रेस करना है यहाँ पे। तो अल्ट HOI करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो याद रखिए अल्ट का जो कीज़ है या कॉम्बिनेशन है, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा। अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, फिर H, और उसके अंदर होम टैब के अंदर के ऑप्शन, ऐसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारी शॉर्टकट की बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों।
अब यहाँ पे लगभग हमने टाइप कर लिया हमारा डेटा एंट्री करने के लिए आपको टाइप कैसे करना है मैंने आपको बताया। डेटा एंट्री की टिप्स भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली टिप्स देखिए डेटा एंट्री में, यहाँ पे ही मुझे डेटा फिल करना है सब्जेक्ट 1 2 3 में, राइट। और आपको पता है कि इसके बाद ये खत्म होने के बाद यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो इससे अच्छा इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए। जितने भी डेटा पे आपको कुछ भी टाइप करना रहता है उसको आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई नंबर मैं टाइप करूँगा तो ये नंबर टाइप करने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में चला जा रहा है। आपको नेक्स्ट सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे बस नंबर न्यूमेरिक कीपैड का एंटर कीजिए, नंबर टाइप कीजिए और न्यूमेरिक कीपैड पे जो एंटर बटन है वो प्रेस कीजिए। ऑटोमेटिकली कर्सर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपने एक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद उस बॉक्स के अंदर आप इस तरह से सिलेक्शन आपका रहेगा। बस आपको यहाँ पे नंबर टाइप करके एंटर करना है। फास्ट डेटा एंटर करने के लिए ट्रिक्स या डेटा एंट्री के लिए ट्रिक्स ज़रूर आजमाइएगा दोस्तों। अच्छा, अब इसकी टोटल कैसे करते देखिए। यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका टोटल आता है 142। देखिए इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसका टोटल आता है 118। इन तीनों को सिलेक्ट करो, इसका टोटल आ रहा है 76। मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, एक्सेल खुद कर रहा है। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉटम में देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको सम और काउंट और एवरेज तीनों भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको करना क्या, इन तीनों को सिलेक्ट, यहाँ पे टोटल आ रही है, लेकिन ये टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आई डू वन थिंग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में, होम टैब में राइट कॉर्नर में ऑटो सम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना डायरेक्टली इस ऑटो सम पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो सम कर लेगा और उसके अंदर एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला आता है जिसको एक्सेल में बोला जाता है फंक्शन। ये है एक्सेल का सम फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन हम सीख रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक टोटल करेंगे, और ये होता है एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर कि प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन ये दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं, क्योंकि फंक्शन यानी कि एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, जो पहले से दिया रहेगा उसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल साइन हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है हमने प्लस का साइन नहीं ऐड किया है, फिर भी हमें इसकी टोटल मिल रही है। तो पहले से डिफाइन किया गया फॉर्मूला जो होता है उसे हम एक्सेल में फंक्शन बोलते हैं। और अगर हमें इसकी टोटल करनी होती, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे, अगर इसे हमें टोटल करनी है तो मैं इज इक्वल टू करूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा, ये है C2 जो कि एड्रेस दिखाई दे रहा है उसका, प्लस ये D2 प्लस ये है E2। इस तरह का ये जो होगा ये हमारा फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला और फंक्शन में यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है। एक्सेल में ये फॉर्मूला है जो कि कस्टमाइज दिया हमने, और इसके पहले जो किया था वो फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो सारे आंसर आ गए, मुझे बार बार फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये समझ में, डिलीट कर देता हूँ मैं, फंक्शन के साथ करूँगा। फंक्शन के लिए शॉर्टकट की भी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है। इसको मैं शॉर्टकट की से एक्सेस करता हूँ। अल्ट इज इक्वल टू क्या प्रेस करना है कीबोर्ड पे, अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करना है। अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्टली मिलेगा टोटल का यहाँ पे फंक्शन। टोटल मतलब सम का फंक्शन। ओके, सम C2 टू E2, वो बता रहा है कि C2 से E2 में जितने भी नंबर है वो फंक्शन में ऐड होंगे, वो सम फंक्शन में इंक्लूड होंगे, उतने नंबर्स ऐड होके यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एंटर कीजिए, आपको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, आप ये टाइप भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम, आप ऐसा टाइप करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे सम से रिलेटेड फंक्शन आ जाते हैं। सम से रिलेटेड बहुत सारे सम इफ सब सम प्रोडक्ट वगैरह सब है, लेकिन फिलहाल सम देख रहे हैं। अब ये सम टाइप करने के बाद आप टैब बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। आप ओपन ब्रैकेट दे सकते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके, लेकिन टैप किया ना टैप तो ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। अब करना क्या है, सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए। C2 से E2 मैंने सिलेक्ट किया है, C2 टू E2 ये मैंने सिलेक्ट किया, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। एंटर करने के बाद एक्सेल खुद ब्रैकेट क्लोज कर देता है। एक्सेल के पास सेंस है, यस सेंस ऑफ ह्यूमर है एक्सेल के पास दोस्तों। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला सेंस क्या दिया कि यहाँ पे उसने ट्रैक किया कि यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे आपका नंबर है, तो उसने ऑटोमेटिकली इतनी रेंज ली। अल्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद मुझे रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नंबर ले लेता, 1 भी नंबर है और ये भी ले लेता, राइट। तो ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज मैंने नहीं किया, एंटर किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज करके दे दिया है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से समझनी है। और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो एक्सेल जानता है कि अभी करना क्या है उसको। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना फिल हैंडल, इसे आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक कीजिए। अगर आप बोलो यार माउस से नहीं करना है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे क्लिक कीजिए, शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके रखिए ऐसा, और कंट्रोल D बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल D फील डाउन,
बहुत सारे शॉर्टकट की जो बेसिक लेवल पे आपको आनी चाहिए, कंट्रोल डी, जिससे आप लोगों को इंप्रेस कर सकते हैं ये करके, इसीलिए ये बेसिक शॉर्टकट कीज आपको याद रखने। सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कीजिए, फिल डाउन, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा यहाँ पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका टोटल कैसे निकालना है। टोटल निकालने का जो प्री डिफाइंड सम है वो क्या होता है, फॉर्मूला भी हम दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला देंगे तो वो बहुत लंबा भी हो जाता है, पेचीदा भी हो जाएगा, बराबर ना। सपोज एग्जांपल ले लो ना, लाइक आपको इसकी टोटल करनी है, इसकी टोटल करनी है, इसकी, तो इसके लिए 5 सेल है, 1 2 3 4 5 सेल, तो इतना बड़ा फॉर्मूला देने से अच्छा क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए, राइट। यहाँ पे भी क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए, ऐसे आप इसकी टोटल कर सकते हैं। अल्ट इज इक्वल टू से होता क्या है समझ में आपको। फिलहाल तो यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू इसकी टोटल, और यहाँ पे डबल क्लिक आ गया। मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे ऑटो सम के अंदर जो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मैक्स, मीन, काउंट नंबर्स, एवरेज और सम तो हमने निकाल लिया। तो अभी मैक्स निकालना है, तो मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उसने क्या कर लिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड के सभी नंबर ले लिए। देखिए अब मैंने आपको बताया था एक्सेल में सेंस है, आप बोलोगे यार मुझे तो सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों में से मैक्सिमम निकालना है, टोटल नहीं लेना है। तो एक्सेल ने क्यों लिया टोटल, क्योंकि भाई एक्सेल को नंबर मिल रहा है और नंबर ऑटोमेटिक एक्सेल ट्रैक करेगा। अब करना क्या है, आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है ना, ड्रैग करके माउस का पॉइंटर 45 से लेकर 65 तक ड्रैग कीजिए। मैक्स C2 to E2 फॉर्मूला दिख रहा है आपको आगे, आई मीन फंक्शन दिख रहा है आपको आगे, ये मैक्सिमम निकालेगा। डबल क्लिक कीजिए, ये मैक्स, इनमें तीनों में कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। वैसे आप मिनिमम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। करना क्या है, मिनिमम के लिए आपको सिंपल देना है, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन मिनिमम MIN टाइप कीजिए, उसके बाद टैब बटन प्रेस कीजिए, आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, तीनों सब्जेक्ट को एंटर कीजिए। फॉर्मूला आप टाइप करके भी कर सकते हैं। करना क्या है मैंने आपको बताया, देखिए काउंट में बताता हूँ। करना क्या है, इज इक्वल टू COUNT, UN टाइप किया तो भी ऑटोमेटिक नीचे हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद नीचे जैसे ही वो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है वो फॉर्मूला जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, टैब बटन प्रेस करने से आगे का T वगैरह टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, फिर आप एंटर करेंगे और फिर आप ही करेंगे सब कुछ। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया। ये फॉर्मूलाज वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑटो सम से, लेकिन मैंने इसको बताया इस तरह से। अच्छा आपने बोला कि सर जैसे इसको अल्ट इज इक्वल टू से किया, वैसे ये नहीं होगा क्या कोई शॉर्टकट की से, राइट ना, शॉर्टकट की से भी तो होना चाहिए। दरअसल इसके लिए शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई है। आप बोलोगे यार कभी बताइए, अभी तो मैं एक्सपेंशन पढ़ाया, मैंने बताया था आपको अल्ट करिए, H कीजिए, H करने के बाद ऑटो सम के लिए क्या आता है देखिए वहाँ पे, ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जूम करके भी बता रहा हूँ। वहाँ पे ऑटो सम के लिए क्या आ रहा है, U आ रहा है, U आ रहा है तो मैं U प्रेस करता हूँ और U के अंदर मैक्स निकालना है तो M, राइट। अब यहाँ पे आपको माउस यूज़ नहीं करना पड़ा, राइट, अल्ट H U M, शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन देखा था वो 3 सेल का चाहिए था मुझे और 4 सेल का आ रहा है। शिफ्ट और लेफ्ट एरो, शिफ्ट बटन होल्ड डाउन करके लेफ्ट एरो कीबोर्ड का प्रेस करने से एक सिलेक्शन, एक सेल कम होगी और एंटर कीजिए। क्या हो रहा है ज़रा देखिए, वापस देखिए, अल्ट H U और I यानी मिनिमम, शिफ्ट और लेफ्ट एरो कितनी बार, 2 बार, एंटर। मैंने माउस को हाथ ही नहीं लगाया, इसके लिए माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको माउस की ज़रूरत ही नहीं यार, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे माउस की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी चार्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसे डेटा के लिए तो ज़रूरी नहीं जहाँ पे फॉर्मूलाज आपको ईजिली अप्लाई करने हैं। अल्ट एच होम टैब, U ऑटो सम और काउंट नंबर्स के लिए है C, राइट। वहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बॉक्स में देख सकते हैं, सम के लिए यस था, एवरेज के लिए A है, काउंट के लिए C है, मैक्सिमम के लिए M है, मिनिमम के लिए I है। फिलहाल C प्रेस करते हैं और यहाँ पे 6 सेल सिलेक्ट हो गए C2 to H2। तो करेंगे क्या, कीबोर्ड से करना है, माउस से तो आप कर सकते हैं लेकिन कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट लेफ्ट एरो 3 बार, क्योंकि 3 सेल रिमूव करने हैं, एंटर कीजिए। अल्ट H U A, एवरेज के लिए शिफ्ट लेफ्ट एरो 4 बार और एंटर कीजिए, राइट। अब मुझे ये भी कीबोर्ड से ही करना है तो मैं करूँगा क्या, शिफ्ट और राइट एरो, फिर शिफ्ट और डाउन एरो और फिर कंट्रोल D, राइट। ओके, गॉट इट दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया कि मैंने मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज कैसे निकाला। इंटरेस्टिंग है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कीबोर्ड से कैसे करना है, माउस से कैसे करना है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा एक बात, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बता देना कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या। आप अपना आंसर चेक कर लेना, कमेंट में पहले आंसर लिख देना और फिर यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ।
एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं या नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा, खुद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसका ज़रा कॉलम की साइज़ बढ़ा लूँगा क्योंकि एवरेज जो है पॉइंट्स में आता है और वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे, तो मैंने कॉलम की साइज़ बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डेसिमल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए क्या? देखिए कॉलम की साइज़ बढ़ाइए, इतने सारे डेसिमल आ रहे हैं। तो डेसिमल प्लेसेस को अगर कम ज़्यादा करना है या एक एक पर्टिकुलर डेसिमल में रखना है, तो यहाँ पे होम टैब में आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर फॉर्मेट में, ये नंबर ग्रुप दिख रहा है ना, उसमें आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिक्रीज डेसिमल है, और यहाँ पे मैं डिक्रीज कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन मुझे यहाँ पे राउंड फिगर मिलेगा फिर, तो मैं इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूँगा। इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक जैसे करूँगा 1 2, ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे याद रखना है, इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। सो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑप्शंस। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कॉलम की साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये 2 डेसिमल मैंने रख दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हमें देना पड़ेगा क्योंकि कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर, और परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू दिस इज आवर टोटल डिवाइड बाय व्हाट इज नेक्स्ट, टोटल डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स, कितने में से मिला ये तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के मेरे, मतलब पहले सब्जेक्ट 1 को 100 में से मिला है, सब्जेक्ट 2 को 100 में से मिला है और सब्जेक्ट 3 को 100 में से मार्क्स मिला है, तो तीनों 300 में से मुझे मिले हैं, इसलिए 300 इंटू 100, राइट। सो 300 इंटू 100 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो दोनों जीरो हट जाएंगे और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एवरेज और परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस एक काम कीजिए, कम कीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस रखिए बस, और आपको एवरेज और परसेंटेज सिमिलर दिख रहा है या नहीं, ज़रा बताइए। सिमिलर है आप बोलेंगे, सिमिलर ही होता है ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सिमिलर है, कुछ केसेस में नहीं। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट 150 में से मार्क्स मिले हैं, सो इट इज़ पॉसिबल टू लाइक गेट 148 मार्क्स, है ना, आपको 148 मिले हैं 150 में से, राइट। इधर 100 में से मिले आपको 98 और इधर 100 में से मिले आपको 95। तो अब आपका मार्क्स, यहाँ पे ज़रा डबल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि ये ऐसा आ गया ना, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक कॉलम की साइज़ कम पड़ रही, समझ जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें डेटा एंट्री में याद रखना। तो आपको कॉलम की साइज़ बढ़ा देना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे टोटल कितनी है, 341, यानी 350 में से ये मिले हैं आपको, 300 में से नहीं मिले। सो एवरेज कैन बी ग्रेटर देन 100, हो सकता है ना, एवरेज तो 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज हो सकता है क्या, 113%, कभी सुना है किसी स्टूडेंट को मिले? तो भैया आपका कैलकुलेशन तो गलत है, क्योंकि ये मिले हैं आपको 350 में से, तो यहाँ पे एक तो आप 350 लिखो या फिर इसको आप इस तरह से लिखो 3.5, ये भी चलेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो जो है इधर पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये देखिए आपका जवाब क्या आएगा, इस तरह के आपके परसेंटेज रहेंगे, 97% आपको मिले रहेंगे और एवरेज इस तरह से रहेगा। तो एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होगा जब आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कुछ अलग ही है, 100 नहीं है, 100 में से है तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा। फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं आपको ये बताने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें या उटपटांग हरकतें की कि एवरेज और परसेंटेज अलग अलग कौन से केसेस में होते हैं। अब आप किसी को भी बता सकते हैं, बहुत सारे लोगों की एक गलतफहमी होती है कि ये दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों सिमिलर या इक्वल हम नहीं कह सकते उसको, राइट। अब रिजल्ट और ग्रेड तो हम निकालने वाले दोस्तों, ये ज़रा ट्रिकी फॉर्मूला, यहाँ पे इफ कंडीशन हम सीखने वाले हैं और इफ कंडीशन से हम रिजल्ट और ग्रेड कैसे निकालेंगे सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सीख लेंगे। सबसे पहले तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनके ऊपर मुझे देनी है, सब्जेक्ट 1 2 3 को मैंने सिलेक्ट किया है। होता क्या है, होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसका काम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकॉन सेट, ढेर सारी चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स हम सीखने वाले हैं। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल तो हम बेसिक चीज़ें पहले सीख लेते हैं इजीली। यहाँ पे कुछ हाईलाइट सेल्स रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें आपको ग्रेटर दैन, लेस दैन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स डेटा ऑकरिंग एंड डुप्लीकेट वैल्यूज, राइट। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेगा क्या। जो नंबर्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उसके ऊपर हम कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग देंगे। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग यानी हमें लेस देन 35 वाले नंबर हाईलाइट करने हैं। वो कौन से कलर में रहते हैं आपको स्कूल में, जब आपको 35 से कम मार्क्स मिलते हैं तो कौन से कलर में लिखते हैं टीचर, कौन से कलर में, ज़रा बताइए।
रेड कलर में, एवरीबडी नोज दैट। तो लेस देन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लेस देन पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा नन्ना सा डायलॉग बॉक्स आ रहा है हमेशा की तरह। और इस डायलॉग बॉक्स में मैं क्या कर रहा हूँ, जो 38 दिख रहा है वहाँ पे मैंने 38 किया है। और 35 करने के बाद आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 35 से जो भी कम है सब्जेक्ट 1 2 3 में, तीनों में भी 35 से जितने भी कम है वो रेड कलर में बैकग्राउंड के साथ वो हाईलाइट हो रहे हैं। मुझे ये कलर नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कलर कस्टमाइज कर सकता हूँ। और करने के लिए बस आपको यहाँ पे कस्टमाइज करने के लिए बस आपको यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। नीचे दिखाई दे रहा है कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन है, जैसे आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर देते हो। कस्टम फॉर्मेट में हमें यहाँ पे फिल या फिर फॉन्ट जो कलर चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं। मैं फॉन्ट कलर ही देना चाहता हूँ, फॉन्ट में मैंने रेड कलर दे दिया। देखिए फॉन्ट में कलर में यहाँ पे रेड कलर, और ओके कीजिए। अब ओके कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, बस 35 के नीचे वाले जो है उसका फॉन्ट कलर रेड हो चुका है। आसान है ना, बहुत बहुत ही आसान है। अब मैं आपको बताऊं कि 35 के ऊपर वाले देने हैं तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल में ग्रेटर दैन में क्लिक करेंगे। ग्रेटर दैन 35 को कौन सा कलर देना है आपके ऊपर है, ग्रीन देना है, रेड देना है। कस्टम फॉर्मेट में जाइए और यहाँ से आप ब्लू कलर देना चाहते हैं, जो भी है जो देना है वो दे सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने 35 अगर लिखा तो वो तो ब्लैक कलर में आ रहा है ना, 35 ब्लैक कलर में आ रहा है, बाकी सब तो अपने ऑटोमेटिक अपने अपने कलर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और एक चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, इक्वल टू है, बिटवीन भी है वैसे। इक्वल टू 35 देते पहले, इक्वल टू 35 कौन से कलर में रखना है आपको। चलिए मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में हमेशा की तरह कलर दूसरा लेता हूँ। यहाँ पे मतलब इस तरह मैंने पर्पल ले लिया। जैसे आप मार्क्स चेंज करेंगे वहाँ पे कलर भी चेंज हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसके मार्क्स चेंज किए, वहाँ पे हो गया उसका पर्पल। यहाँ पे इसको मैंने पास कर दिया, यहाँ पे हो गया उसको ओके। सो गॉट इट, आपको समझ में आया ये कैसे हो रहा है। ओके अब मुझे यहाँ पे कोई बिटवीन मार्क्स हाईलाइट करने हैं, जैसे मुझे 150 टू 175 के बीच में हाईलाइट करने हैं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और बिटवीन पे क्लिक किया। सिंपल है, बिटवीन में 150 टू 170 मैंने दे दिया, तो मैंने दे दिया और जस्ट मैंने कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और ओके किया। दिखाई दे रहा है आपको 150 टू 175 के या जो भी आप फॉर्मेट दोगे उसके बीच में यहाँ पे नंबर हाईलाइट हो जाएंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आगे है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स में हम पर्टिकुलर टेक्स्ट में हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, चलिए मैं अभी फिलहाल तो पास फेल डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन इसका फॉर्मूला बनता है दोस्तों, और वो तो हम सीखने वाले हैं ना आगे, तो बड़े रहेगा वीडियो के अंदर। इसका फॉर्मूला काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऑटोमेटिक पास फेल आने वाले हैं। फिलहाल तो मैंने पास फेल ऐसा अंदाज लिखा है कि ये पास है ये फेल है, ये मत देखिएगा कौन पास है कौन फेल है। मुझे बस यहाँ पे दिखाना है कि पास वाले जो है वो ग्रीन कलर में रहने चाहिए, फेल वाले जो है रेड कलर में। तो मैं वही करूँगा, यहाँ पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो ऑप्शन था वो पिक करूँगा, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। जिस टेक्स्ट के अंदर पास है उसको मैं ये वाला ग्रीन वाला कलर देना चाहता हूँ। चलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्री डिफाइन जो कलर है ना, ग्रीन फिल विद द डार्क ग्रीन टेक्स्ट, वो दे दिया। राइट, अब मैं क्या करता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा उसी को सिलेक्ट रख के आप एक ही सेल्स के ऊपर दो कंडीशंस भी दे सकते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। फेल, यहाँ पे आपको फेल लिखना है और फेल के अंदर ये कलर देना है और ओके कीजिए। अब आप देख सकते हैं पास और फेल को कैसे कलर आ रहा है। मैंने एक टेम्पररी आपको बताया सोल्यूशन कैसे करना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि कोई डेट्स है तो डेट्स के लिए भी आप फॉर्मूला दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई डेट्स नहीं है, बट आई डू वन थिंग, यहाँ पे मैं कोई डेट लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे 22 दिसंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सपोज 2 दिन पहले की डेट लेता हूँ और मैंने यहाँ पे 2 दिन पहले की डेट ले ली है, और उसके बाद इस डेट को मैं ड्रैग करूँगा तो ये सीरियली डेट आ जाएगी। राइट, मैं इतनी डेट दिखा रहा हूँ बस यहाँ पे आपको ये समझाने के लिए। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल्स रूल में डेट ऑकरिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। डेट ऑकरिंग में जब हम क्लिक करेंगे, एस्टरडे कल की डेट, आज 22 तारीख है तो कल की डेट 21 तारीख, टुडे है ना, राइट, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें। ये सेल्स रिपोर्ट वगैरह में बहुत काम आती है। आप अगर हाईलाइट करके रखना चाहते हैं सेल्स को, अगर आप ये फॉर्मूला देके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट वीक की डेट, दिस वीक की डेट है ना, ये सब यहाँ पे हाईलाइट होगी। लास्ट वीक की, लास्ट 7 डेज, यहाँ पे तो 7 डेज नहीं, मैंने 2-4 ही डेट ली है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं डेट वाइज। फिलहाल मैंने उस पर नहीं किया, लेकिन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे नाम है और आप चाहते कि
यहाँ पे किसी का भी नाम डुप्लीकेट आए तो वो हाईलाइट हो जाए, या आपने मोबाइल नंबर लिखा रहेगा तो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर एंटर करते हैं तो वो हाईलाइट हो जाए। तो डुप्लीकेट वैल्यूज़ आपको पता चले एंटर करने के बाद, तो सबसे पहले इस कॉलम पे पूरे कॉलम को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि पूरे कॉलम में जब आप एंटर करेंगे तो आपको पता चलना चाहिए। तो बी कॉलम पे क्लिक करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रूल, और लास्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे देखना है फ्रॉम दिस लिस्ट डुप्लीकेट वैल्यूज, ये दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद बस यहाँ पे कलर तो ऑटोमेटिक आने वाला है, कलर है, डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे रखिए और ओके कीजिए, डुप्लीकेट ही रखना है। और अभी क्या होगा देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि ए अगर हमने डबल लिखा तो क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऐप लिखता हूँ सो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जी लिखता हूँ उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लिस्ट में अगर वो नाम दोबारा आता है, जैसे ये नाम दोबारा आ गया है बी, तो वो हाईलाइट कर रहा है 2 बार है भैया, ये भी 2 बार है, कहाँ पे वो बता रहा है, सी डी भी हाईलाइट कर रहा है राइट। सो डुप्लीकेट वैल्यू हाईलाइट करने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपने ए बी सी डी लिखा है, मैंने ये मत समझो कि ए बी सी डी आएगा खाली, मैंने अनिल नाम लिखा, और अगर अनिल नाम पहले से लिखा होगा लिस्ट में, लुक एट हियर राइट, तो ये भी यहाँ पे हो जाएगा हाईलाइट। इंटरेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना कैसे है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहाँ पे इस मार्क्स को कुछ अलग तरीके से फॉर्मेट करने के लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका फॉर्मेटिंग हटाना चाहूँगा। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, क्लियर रूल्स, और यहाँ पे 2 ऑप्शन रहते हैं कि आपको पूरे शीट का रूल क्लियर करना है, मतलब यहाँ पे राइट साइड में पास फेल को लगाया हुआ रूल भी क्रिएट करना है। तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट कीजिए, सबके रूल जाएंगे, जो सिलेक्टेड है उनके भी जाएंगे, बाकी के भी जाएंगे, और क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड मतलब जो नंबर सिलेक्टेड है उसी के जाएंगे। तो मैं फिलहाल नंबर के गायब करना चाहता हूँ, तो देखिए नंबर के रूल्स गायब हो गए। अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको मैं बताऊँ कि टॉप बॉटम रूल्स भी है, कि इसमें टॉप 10 आइटम्स अगर आपको हाईलाइट करने तो होंगे, टॉप 1 आइटम्स हाईलाइट करने हैं तो यहाँ पे टॉप 1 दिखाई देगा, क्योंकि 65 ही टॉप 1 है तो सभी के सभी हाईलाइट हो जाएंगे। टॉप 2 3 4 5 में वही आएंगे, 6 में नेक्स्ट आइटम आएगा। तो ये टॉप आइटम्स हाईलाइट करने के लिए वैसे आप यहाँ पे बॉटम और बाकी सब आइटम्स हाईलाइट कर सकते हैं। जो आइटम जो नंबर आप हाईलाइट करना चाहते हो वो हाईलाइट कर सकते हैं। आइटम्स हमारे हिंदी में कुछ अलग तरीके से बोला जाता है या मीनिंग लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे आइटम्स मतलब नंबर से हमारे दोस्तों। सो समझ में आपको ये कैसे करना है, टॉप बॉटम टॉप 10%, ये ज़रा ट्राई मारिएगा इसके ऊपर ज़रा। डेटा बार्स में यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि डेटा बार्स में जैसे ही आप कोई भी यहाँ पे नंबर्स मतलब कोई भी कलर्स के ऊपर या ग्रेडियंट के ऊपर सेलेक्ट करते हैं, सॉलिड फिल लीजिए या डेटा बार्स में ग्रेडियंट फिल लीजिए, यहाँ पे आपको वो कलर्स में वो पर्टिकुलर सेल पूरा यहाँ पे फिलअप दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हाईएस्ट है इसलिए 65, अगर ये लोएस्ट हो गया तो देखिए ये 5 है ना, क्योंकि उसका परसेंटेज उतना है ना। अगर मैंने इसको 100 दिया तो 65 देखो कितना आ रहा है, 65 उतने ही परसेंटेज रेंज में भरा हुआ रहेगा। 50 रहेगा तो आधा, 100 फुल है तो 50 आधा आ जाएगा सेल में, आधा कलर आधा ये। तो आपको ये समझने में दिक्कत नहीं है कि डेटाबेस यहाँ पे क्या बता रहा है। बहुत सिंपली आपको डेटा का प्रेजेंटेशन मिल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। डेटाबेस के रूल्स क्लियर करने हैं या पूरे रूल्स क्लियर करने, तो क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, पूरे के पूरे रूल्स मैंने क्लियर कर दिए। अब डेटाबेस के अलावा कलर स्केल भी है, पूरे कलर अलग अलग रेंज में आ जाएगा, मतलब 25 जो रेंज में रहेंगे वो रेंज में एक ही कलर मिलेगा आपको, 25 21 22 23 क्यों एक ही कलर, फिर अलग अलग रेंज में अलग अलग कलर स्केल मिलेंगे। वैसे ही आइकॉन सेट देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जो हाईएस्ट नंबर, ये आपने देखा होगा ना मोबाइल में, जैसे आपको नेटवर्क मिलता है, आपको नेटवर्क पूरा मिला तो 4 कांडी नेटवर्क, 3 कांडी नेटवर्क, 2 कांडी नेटवर्क, ऐसा हम बोलते हैं ना। सो यहाँ पे वैसे ये कुछ है, नेटवर्क में शो करिए या फिर इसे शो कीजिए या फिर इसे शो कीजिए, जो भी आपको प्रेजेंटेशन में अच्छा या अट्रैक्टिव लग रहा है ये आप दिखा सकते हैं। ये बस मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन के लिए होगा, प्रिंटिंग के लिए वगैरह इसका यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डेटा में जब प्रेजेंट किया जाता है तभी इसका ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब आपको लगा कि यार ये मैंने दिखा लेकिन मुझे यही दिखाना है, इसमें नंबर नहीं दिखाने, तो ये भी हम कर सकते हैं। नंबर गायब करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ, मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, उसके यहाँ पे क्लिक करना है नंबर फॉर्मेट पे, होम टैब में ये नंबर फॉर्मेट है, उसका जो ऑप्शंस आता है एक्स्ट्रा ऑप्शंस, यहाँ पे फॉर्मेट सेल्स आ जाएगा। इसे लाने के लिए आप Ctrl+1 भी बटन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, Ctrl+1 ये उसकी शॉर्टकट की है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कस्टम पे क्लिक करना है दोस्तों, और कस्टम के अंदर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप जो दिखाई दे रहा है ना, उसमें मैं सेमीकोलन टाइप करूँगा। बस क्या टाइप करना है, टाइप में सेमीकोलन टाइप करना है, ओके करना है। नंबर गायब, नंबर है वहाँ पे लेकिन वो नंबर डिस्प्ले नहीं होंगी क्योंकि हमने वहाँ पे कस्टम किया सेमीकोलन से। और यहाँ पे अगर आप 100 लिखते हो, नाउ यू विल फाइंड आउट नंबर है दिखाई दे रहा, आगे टोटल भी आ चुकी है, नंबर गायब नहीं है। 320 लिखते हो, देखो चार्ट पूरा चेंज हो जाएगा अलग अलग। सो आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि वहाँ पे नंबर है लेकिन हमने उसे गायब किया है।
कैसे गायब किया वो समझ में आया होगा आपको। मैं अंडू कर देता हूँ फिलहाल, इसे आप वहाँ पे वापिस जाके कस्टम में जनरल लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये नंबर फॉर्मेट कैसे करना है और किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक रो इंसर्ट करना है, कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल प्लस ये डेटा एंट्री में याद रखिए कि आपको अगर कोई रो इंसर्ट करना है कोई भी सेल के अंदर तो आप इसे राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक इंसर्ट रो, देखिए रो कैसे इंसर्ट करना है, बहुत ही सिंपल है। कोई भी रो ऐड करना है, कॉलम ऐड करना है, सपोज सब्जेक्ट 4 यहाँ पे रह गया, कुछ भी चीज़ें आपको ऐड करनी नहीं, आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना था तो आपने यहाँ पे करना है राइट क्लिक और इंसर्ट। नया कॉलम ऐड करने के लिए राइट क्लिक इंसर्ट, या शॉर्टकट की मैं बताता हूँ आपको कंट्रोल प्लस। देखिए आपको सिलेक्ट कौन सा कॉलम करना है, जिस कॉलम के पहले आपको कॉलम ऐड करना है उसी कॉलम को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस उसके पहले आ जाएगा। अगर आपको ऐप के पहले कॉलम ऐड करना है कंट्रोल प्लस, सिंपल है ना, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है। अच्छा, आपने अगर सेल सिलेक्ट किया होगा और कंट्रोल प्लस किया होगा तो क्या होगा, ये डायलॉग बॉक्स आएगा, वो पूछेगा आपको कि सेल इंसर्ट करना है या कॉलम इंसर्ट करना है। फिलहाल तो मुझे एंटायर कॉलम इंसर्ट करना है, राइट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट किया है तो डायरेक्ट इंसर्ट होगा, और कॉलम को नहीं सिलेक्ट किया है, सेल को सिलेक्ट किया है, तो आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा, वो पूछेगा रो इंसर्ट करना है या कॉलम। तो मैंने रो किया तो और एक रो ऐड हो गया। तो आप ऐसे रो भी ऐड कर सकते हैं, कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। और फिलहाल अगर मुझे इस रो को डिलीट करना है, जैसे मैंने इसे अंडू कर दिया अभी, लेकिन दोबारा कंट्रोल वाई करके रिडू किया और मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर ऐसा क्लिक करूँगा, इस रो को सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया है, कर्सर यहाँ पे कहीं पे भी है, कंट्रोल माइनस किया तो वो पूछेगा कि आपको रो डिलीट करना है या कॉलम डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे एंटायर रो सिलेक्ट करेंगे और एंटायर रो सिलेक्ट करके ओके करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है रो डिलीट हो गया। कंट्रोल प्लस ऐड होगा, कंट्रोल माइनस डिलीट होगा। अगर आपने रो सिलेक्ट करके रखा है तो रो ऐड होगा, और आपने कॉलम सेलेक्ट किया है तो कॉलम ऐड होगा कंट्रोल प्लस से, और रो सिलेक्ट करके रखा है कंट्रोल माइनस किया तो रो डिलीट होगा, और कॉलम सिलेक्ट करके रखा है और कंट्रोल माइनस किया तो कॉलम डिलीट होगा। ये शॉर्टकट की याद रखना है। वैसे उसके लिए अल्ट आई सी इंसर्ट कॉलम ये एक शॉर्टकट की बनती है, और अल्ट आई आर इंसर्ट रो ये भी एक शॉर्टकट की बनती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी आप डिसाइड कर लो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है, अल्ट आई सी करनी है, अल्ट आई आर करना है, व्हाटएवर, या कंट्रोल प्लस माइनस करना है। ये तो हमने देख लिया कि रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं। कहीं पे भी आपको 2-4 कॉलम इंसर्ट करने हैं, आपको लगा कि यार यहाँ पे 5 कॉलम इंसर्ट करने, तो उसके आगे के 5 कॉलम सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल प्लस कीजिए, 5 कॉलम आपको मिलने वाले हैं ना। इंटरेस्टिंग, ये डेटा एंट्री के लिए याद रखिए दोस्तों, डेटा एंट्री में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। आपको उतने कॉलम सेलेक्ट करने हैं और कंट्रोल प्लस, उतने कॉलम ऐड होंगे, वो कॉलम आगे शिफ्ट हो जाएंगे। वैसे रो में भी है, आप इसमें 3 रो या 4 रो बीच में इंसर्ट करना चाहते हैं 2 नंबर के पहले, तो 2 से सिलेक्ट करना चालू कीजिए, 2 से सिलेक्ट 4 तक किया, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल जेड अंडू, राइट। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए कि कंट्रोल प्लस माइनस से कैसे रो इंसर्ट होता है। मैंने दरअसल ये रो इंसर्ट क्यों किया है, मुझे यहाँ पे टाइटल देना है, तो यहाँ पे स्टूडेंट रिकॉर्ड करके ये टाइटल है, तो मैंने स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा है। अब मैं इसे सिलेक्ट करूँगा यहाँ से यहाँ तक, जो कि आपको दिख रहा है। क्यों यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करूँगा, ए से लेकर एम तक इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि एम तक मेरा डेटा है, और इतना ही सिलेक्ट करना है, ऐसा पूरा रो नहीं सिलेक्ट करना है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पूरे रो को सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको पूरा रो नहीं करना है, मुझे ए से एम तक सेल तक मतलब ये सिलेक्ट करना है। इससे करूँगा क्या मैं आगे, क्योंकि ये टाइटल मुझे सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है जो कि होम टैब में होता है, मर्ज एंड सेंटर, इसे यूज़ करूँगा। मर्ज एंड सेंटर, ये डेटा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। मर्ज एंड सेंटर में आपको दिखाई दे रहा है ये डेटा सेंटर में आ चुका है। अब इसे फॉर्मेटिंग भी हम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको ऐसा सेलेक्ट कर लेता हूँ और सबको ऑल बॉर्डर्स कर देता हूँ। ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे आपको मिल जाता है, देखिए बॉर्डर्स बहुत अलग अलग टाइप के हैं, मैंने ऑल बॉर्डर्स किया है फिलहाल। तो ऑल बॉर्डर्स में ये सेल दिखाई दे रहा है। ये ऑल बॉर्डर्स करना क्यों ज़रूरी होता है, अगर आप ऑल बॉर्डर नहीं करेंगे तो भी डेटा रहेगा, लेकिन जब आप कंट्रोल पी करोगे प्रिंटिंग के लिए तो ये ध्यान में रखिए, मैंने ये बॉर्डर किया है उतना ही डेटा दिखाई दे रहा है, मतलब डेटा दिख रहा है और बॉर्डर के साथ दिख रहा है। अगर मैं बॉर्डर नहीं करता, मैं अंडू कर देता हूँ, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल पी, नाउ लुक एट हियर, डेटा तो है लेकिन उसके लाइंस नहीं आ रही, क्योंकि ये जो लाइंस होती है ये ग्रिड लाइंस होती है दोस्तों, और ये ग्रिड लाइंस बस यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए आपको डिस्प्ले होगी। प्रिंटिंग के लिए आपको ऑल बॉर्डर्स यहाँ पे रखना चाहिए। वैसे प्रिंटिंग के टिप्स में मैं इसी ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ। अब प्रिंटिंग में क्या टिप्स रहेंगे मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि परसेंटेज तो कॉलम तक ही आ रहा है, आगे के 2 कॉलम आ ही नहीं रहे, रिजल्ट और ग्रेड, जो कि हमने अभी निकाला नहीं वैसे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजल्ट और ग्रेड ये कॉलम के बाहर जा रहे हैं, एक छोटी सी डॉटेड लाइन दिख रही है। जब आप कंट्रोल पी
करोगे तो ये डॉटेड लाइन यहाँ पे अपेयर हो जाती है और प्रीव्यू आपको पता चलता है कि इसके इधर लेफ्ट साइड के जितने कॉलम है वही आने वाले, ये दोनों नहीं आने वाले। तो इसको कैसे फिट करेंगे आगे, आगे है दोस्तों, बने रहिएगा। फिलहाल तो आपको यहाँ पे पता चला कि टाइटल कैसे ऐड किया मैंने, और इसको चाहिए तो आप फिल कलर दे सकते हैं। यू कैन फिल द कलर लाइक दिस, और या फिर आपको नहीं लगता है कि यार ये फिल कलर एक एक को क्यों दे दे, तो इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको स्टाइल्स ऑप्शन मिल रहा है, जहाँ से आप डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं सेल के ऊपर। डायरेक्टली यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो रहा है, आप डायरेक्ट जो चाहिए वो स्टाइल अप्लाई कीजिए। लेकिन मैं रिकमेंडेशन करूँगा कि स्टाइल वगैरह अप्लाई करने से आप इसे टेबल में कन्वर्ट कीजिए। टेबल में कन्वर्ट कैसे करना है, तो यहाँ पे स्टाइल्स तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस डेटा को, ये टाइटल छोड़ दो, ये तो हमारा मर्जन सेंटर टाइटल है, इस डेटा को हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस रहते हैं, एक तो फॉर्मेट एज ए टेबल में से आप टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इंसर्ट में से यहाँ पे आता है टेबल ऑप्शंस। अब इस टेबल में कन्वर्ट करने के बेनिफिट होते हैं कि इस टेबल को नाम असाइन होता है, और यहाँ पे फॉर्मूला जो भी हम एक बार देंगे वो बार बार देने की जरूरत नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा टेबल में कन्वर्ट करने का बेनिफिट। चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं। फॉर्मेट एज ए टेबल में जाते हैं, यहाँ पे जो भी डिज़ाइन आपको पसंद है यहाँ से आप डिज़ाइन पिक करिए। आपको लगा ये डिज़ाइन पसंद है, वो पूछ रहा है कि वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, एंड नीचे आपको एक ऑप्शन भी पूछ रहा है माई टेबल हैज़ अ हेडर्स। तो मैंने ऑलरेडी उसे चेक किया है कि मेरे टेबल को हेडर है, ऑलरेडी हेडर है ना, मैंने लिखा है सीरियल नंबर नेम, और मैंने यहाँ पे ये जो है मेन सेंटर हेडिंग वो नहीं लिया, याद रखिए वो लेने की ज़रूरत नहीं टेबल कन्वर्ट करते समय। टेबल में यहाँ पे मैंने इसे रेंज को ऑलरेडी डिफाइन किया था पहले से, तो इसलिए वो रेंज आ चुकी है। आप बदलना चाहते हो तो इसे दोबारा आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे नीचे और बढ़ाना चाहते हैं टेबल में तो और भी बढ़ा सकते हैं, वैसे ज़रूरी नहीं। फिलहाल ओके कीजिए। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये टेबल का बेनिफिट देखिए, एक तो कलर स्टाइल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुका, दूसरा है कि यहाँ पे आपको एक ड्रॉप डाउन मिल रहा है जो कि फिल्टर अप्लाई हो रहा है। ये क्या होता है, डेटा फिल्टर करने का काम करता है। कैसे, मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे देखिए इसका बेनिफिट और क्या है। जैसे ही सपोज मैं यहाँ पे टोटल को हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला लगाता हूँ जो कि आपको पता है, अल्ट इज इक्वल टू, और ये फॉर्मूला ऑटोमेटिक टेबल 2 में सब्जेक्ट 1 टू सब्जेक्ट 3 बता रहा है, ऑटोमेटिक वो बताएगा, वो उसके हिसाब से फॉर्मूला टेबल के हिसाब से एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सिंपल है ना, ड्रैग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अच्छा एक और चीज़, आप यहाँ पे 6 नंबर ऐड करोगे ना तो टेबल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा वो, और आगे के फॉर्मूलाज जो है ना वो आपको फिर से देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पूरे फॉर्मूलाज ऑटोमेटिक आएंगे, बस आपको टाइप करने हैं उनके मार्क्स, नाम भी टाइप करना है। फिलहाल मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स टाइप कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मार्क्स टाइप करा तो आगे उसके फॉर्मूलाज बनते आपको दिखाई दे रहा है। ये टेबल का बेनिफिट होता है, डेटा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, टेबल के वैसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फिलहाल तो आपको मैंने बताया कि टेबल आपको फॉर्मेटिंग देता है रेडीमेड कैसे, और ये आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो टेबल को अगर रिमूव करना है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी रहता है कि टेबल मैंने अप्लाई किया, अभी मुझे नहीं चाहिए टेबल, ये फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो आप टेबल को रिमूव भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको टेबल के लिए यहाँ पे एक टैब आता है, जब आप टेबल इंसर्ट करते हो तो एक डिज़ाइन टैब आता है। डिज़ाइन टैब में यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है कन्वर्ट टू रेंज, कन्वर्ट टू रेंज। तो कन्वर्ट टू रेंज पे आप क्लिक कीजिए, और डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस टेबल इनटू द नॉर्मल रेंज, यस, ये हमें नॉर्मल रेंज में कन्वर्ट करना है, हमें नहीं चाहिए टेबल में, तो उसका फिल्टर हट जाएगा लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं हटेगा। अब आपकी बारी है कि फॉर्मेटिंग भी हटाना है, आपको डेटा नहीं हटाना है, बस फॉर्मेटिंग हटाना है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे एक होम टैब के अंदर क्लियर ऑल भी है, क्लियर फॉर्मेट्स भी है, क्लियर कंटेंट भी है, क्लियर कमेंट है, हाइपरलिंक है। फिलहाल हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है क्लियर फॉर्मेट्स, तो कीजिए ना क्लियर फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट में सब जाएगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग एवरीथिंग, लाइक आपका डेटा रहेगा बस यहाँ पे, राइट। तो आपको टेबल कैसे अप्लाई करना है, कैसे रिमूव करना है, वो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हमें टेबल में जो आया था फिल्टर, वो कैसे अप्लाई करना है वो सीखना है, और साथ में सॉर्ट भी सीखना है। फिल्टर और सॉर्ट सीखेंगे उसके बाद ही हम यहाँ पे रिजल्ट का कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल ये रिजल्ट ऐसे ही रहने दीजिए, ये जो टाइप किया है मैंने। अब फिल्टर और सॉर्ट कैसे करेंगे, पहले इसे चलिए मैं कंट्रोल ए करता हूँ, अल्ट एच बी ए करता हूँ, अल्ट एच बी ए, क्या किया मैंने, अल्ट एच बी ए दिखाता हूँ। कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, अल्ट प्रेस किया, होम टैब के लिए एच प्रेस किया, बी फॉर बॉर्डर्स, यहाँ पे देखिए बी फॉर बॉर्डर्स, ज़रा जूम करके देख लीजिए, बी फॉर बॉर्डर्स और ए फॉर ऑल बॉर्डर्स, राइट, अल्ट एच बी ए। ये शॉर्टकट कीज यूज़ करना सीखिएगा दोस्तों। तो अब आप
यहाँ पे क्या करेंगे हम, फॉर्मेटिंग मैंने नहीं रखा है, मैं फिल्टर अप्लाई करना सबसे पहले बताऊंगा आपको। फिल्टर कैसे अप्लाई होता है, शॉर्टकट की Alt+A+T, फिल्टर अप्लाई हो गया, जो कि टेबल हमने इंसर्ट किया था तभी फिल्टर आया था, राइट। सो Alt+A+T से यहाँ पे फिल्टर अप्लाई होता है, Alt+A+T दोबारा फिल्टर रिमूव करने के लिए, Alt+A+T अप्लाई, Alt+A+T रिमूव, राइट। सो Alt+A+T से होता है, या डेटा में यहाँ पे आपको ऊपर फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डेटा में फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, आपको फिल्टर मिल जाता है, रिमूव फिल्टर। ओके, होम टैब में भी फिल्टर है, हाँ दोस्तों, यहाँ पे देखिए होम टैब में राइट कॉर्नर में आपको सॉर्ट और फिल्टर ऑप्शन दिखाई देता है, जिसमें नीचे फिल्टर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिस पे क्लिक करके आप यहाँ पे फिल्टर ले सकते हैं। तो आप फिल्टर सीख रहे हैं, डेटा के अंदर फिल्टर कैसे अप्लाई करना है ये तो देखा, लेकिन फिल्टर काम कैसे करेगा, यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट में आप चाहते हैं कि मुझे ए और बी का रिकॉर्ड दिखे, तो मैंने उस ड्रॉप डाउन पे फिल्टर का जो ड्रॉप डाउन एरो आता है नीचे डाउन एरो, उस पर क्लिक किया और यहाँ पे बी और सी का, मतलब जो भी स्टूडेंट का देखना चाहते हैं, अनचेक किया सबको, और बी और सी का रिकॉर्ड चेक कर दिया। अब सबको अनचेक किया, बी और सी को चेक किया, तो बी और सी का रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा। सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, आपको बस यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करना है, तो सिलेक्ट ऑल, सभी का रिकॉर्ड आएगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और जो रिकॉर्ड आपको चाहिए यहाँ से आप रख सकते हैं। चलिए एक काम कर देते हैं, हम यहाँ पे कुछ नाम मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखे और नाम के अकॉर्डिंग मैं फिल्टर करना चाहता हूँ। यहाँ पे है टेक्स्ट फिल्टर्स, नाम के अकॉर्डिंग फिल्टर करने के लिए। टेक्स्ट फिल्टर्स में क्या करना है आपको, देखिए इक्वल टू है, डज नॉट इक्वल टू है, बिगिंस विथ है, एंड्स विथ है, कंटेंट्स विथ है। तो इस फिल्टर को डिटेल में जान लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इक्वल लेता हूँ, इक्वल लूंगा तो मैं यहाँ पे, तो इक्वल टू में सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम टाइप करूंगा अजय वर्मा। अजय वर्मा जो है वो यहाँ पे फिल्टर होके आएगा, मतलब अजय वर्मा ही रहेगा, बाकी सब गायब। यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा फिल्टर के अंदर, क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम ऑफ स्टूडेंट, तो क्लियर कीजिए फिल्टर को। और आप अगर आगे चाहते हैं, जैसे यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू, तो वो नाम लिखा तो उसको छोड़ के बाकी के सब आ जाएंगे, राइट। बिगिंस विथ लेते, चलिए बिगिंस विथ ए, बिगिंस विथ ए मतलब ए नाम के आ रहे हैं सभी, ए नाम से जिनका शुरुआत हो रहा है वो सभी आ रहे हैं, सो क्लियर फिल्टर। अगर आप, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ बिगिंस विथ आर, तो आर आ जाएगा जो भी है। एंड्स विथ चाहिए, एंड्स विथ ए, तो यहाँ पे ए नाम से एंड होने वाले देखिए कौन कौन है, 3 लोग हैं, राइट। सो आपको ये फिल्टर कैसे काम कर रहा है डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे बिगिंस विथ, एंड विथ, कंटेंट्स विथ। अब कंटेंट्स विथ में जैसे शर्मा नाम के 2 लोग हैं, तो जितने भी शर्मा नाम के लोग हैं, शर्मा सभी के सभी आ जाएंगे। चलिए हाजिर हो शर्मा, हाजिर हो गए। ओके, सो कैसे किया मैंने समझ में आएगा आपको, मतलब एक्सेल ने सब दिया है रेडीमेड, मैंने बस वहाँ पे टाइप किया और आ गया। डज नॉट कंटेंस, शर्मा सर नेम की नहीं दिखनी चाहिए, तो शर्मा टाइप कीजिए, बाकी सब आ जाएंगे। शर्मा को गायब कर दीजिएगा, शर्मा जी गए, सभी शर्मा जी गए, बस अभी वर्मा जी है, काले जी है, बाकी सब जी है, सब्जी मीन्स सब्जी, सब लोग है जी। ओके, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा कि भाई फिल्टर काम कर रहा है टेक्स्ट के ऊपर, वैसे नंबर के ऊपर करता है क्या, ज़रूर करेगा। नंबर्स के ऊपर आप यहाँ पे अनचेक चेक कर सकते हैं। साथ में नंबर फिल्टर में भी वही चीज़ें जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हमने देखी थी कि मुझे लेस देन ये वाले नंबर चाहिए, वो वाले चाहिए, ग्रेटर देन वाले चाहिए, टॉप 10 चाहिए, तो मैं लेस देन यहाँ पे लेता हूँ। और यहाँ पे कैसे कि लेस देन मुझे 150 के नीचे वाले लोग चाहिए। चलिए 150 के नीचे वाले ये है, इनके मार्क्स सबसे कम है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। 150 के नीचे वाले कैसे करना है, मैंने अंडू किया, फिल्टर हटाने के लिए अंडू भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी अभी अप्लाई किया है। तो सो यहाँ पे लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन, ये सारी चीज़ें आपको एक बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आप एक्सेल बिगिनर्स हो तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए फिल्टर की। वैसे ही आप यहाँ पे रिजल्ट के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें हैं जैसे पास और फेल, तो आपको पास वाले देखने हैं, फेल वाले नहीं, तो पास वाले दिखाओ, फेल वाले देखने, पास वाले नहीं, तो वो आप करो, जो आपको यहाँ पे मर्जी है वो फिल्टर के साथ कर सकते हैं। फिल्टर रिमूव करने के लिए Alt+A+T शॉर्टकट की है, हटा दो, Alt+A+T दोबारा प्रेस करो, फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरह से हमने फिल्टर को जान लिया। अब फिल्टर के बाद बारी है सॉर्ट की। अब सॉर्ट होता क्या है दोस्तों, सॉर्ट यानी कि डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना। तो अब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, ABCD वाइज मुझे लगाना है, तो यहाँ पे डेटा के अंदर ही आपको सॉर्ट मिलता है, या होम टैब में भी सॉर्ट मिलता है। A to Z या Z to A लगाना, यानी कि सॉर्टिंग करना, असेंडिंग ऑर्डर में A to Z, और Z to A मतलब डिसेंडिंग। तो चलिए मैं A to Z करता हूँ। अजय वर्मा के बाद A नाम के ही लोग आने चाहिए पहले, फिर B नाम के, फिर C नाम के, A to Z। तो जैसे मैं सॉर्ट के लिए क्लिक करूंगा, बस अजय कॉलम को सिलेक्ट किया है मैंने, ये डेटा ही, और सॉर्ट के लिए क्लिक करूंगा तो एक्सेल एक वार्निंग दे रहा है आपको। ये वार्निंग डायलॉग बॉक्स में ये बता रहा है कि आपने जो डेटा सिलेक्ट किया है उसके आगे भी डेटा है, अगर आप उसे सिलेक्ट नहीं करते हो तो वो डेटा सॉर्ट नहीं होगा। मतलब अजय वर्मा के मार्क्स 35, 50 और 100 है,
अगर आपने उसे सिलेक्ट नहीं किया तो किसी और को मिल जाएंगे। अगर आपने कंटिन्यू विथ सिलेक्शन किया तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन। जी हाँ, अजय शर्मा वर्मा के मार्क्स सपोज आकाश काले ऊपर आ गया तो आकाश काले को मार्क्स मिल जाएंगे। सिंपल है ना। या जो भी ऊपर आएगा विनोद वर्मा, ये आगे पीछे होने वाले हैं। तो कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन आप तभी कीजिएगा जब आपको उसी कॉलम को सॉर्ट करना है, लेकिन अब तो नहीं करना है, पूरे डेटा को सॉर्ट होना चाहिए, उसके साथ डेटा भी बदलना चाहिए। तो आप देखिए मैंने एक्सपांड सिलेक्शन रखा है। राहुल भोर के मार्क्स है 208 टोटल है और विनोद के मार्क्स है 92 टोटल। जरा 2-3 ही मार्क्स याद रखिए। और तो यहाँ पे मैं एक्सपांड सिलेक्शन करूंगा। जैसे मैं एक्सपांड करूंगा तो राहुल भोर के मार्क्स 208 थे वही रहेंगे, आकाश काले के जो मार्क्स थे वही रहेंगे, सबके अपने अपने मार्क्स वही रहेंगे। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। आप यहाँ पे अंडू कीजिए, पहले जैसे थे वैसे ही मार्क्स आ रहे हैं सबको। और फिर मैंने किया क्या, अंडू कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ। मैं Z to A करता हूँ, Z to A एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट। क्या हो रहा है, विनोद ABCD Z to A, ए नाम के नीचे आ रहे, ऊपर उल्टा आ जाएगा, Z to A आ रहा है। सिंपल है, A to Z करना है, A to Z, लेकिन एक्सपांड सिलेक्शन कीजिए, उसके मार्क्स के साथ वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो रहा है, राइट। अगर आप ऐसा नहीं करोगे, खाली कंटिन्यू विथ करंट सिलेक्शन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। वो कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, जैसे कि अभी अभी आपको ज़रूरत कभी है, दिखाता हूँ मैं आपको। मैंने इसे अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना था, लगा दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए नंबर अल्फ़ाबेट ऑर्डर में नंबर उसके अकॉर्डिंग आ रहे क्या नहीं आ रहे, तो नंबर को 1 2 3 वाइज लगाना है। लेकिन मुझे जब A to Z में करूँगा तो ये भी पूछेगा कि आगे का डेटा भी करना है क्या, नहीं करना है, अभी बस नंबर को ही करना है, क्योंकि नंबर मुझे ऑर्डर में लगाने हैं। बाकी मुझे अभी जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में है वही रखना है, इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा, सॉर्ट करूँगा तो नंबर सॉर्ट हो चुके हैं, आगे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आगे जो हमारा असेंडिंग ऑर्डर का था वो असेंडिंग ऑर्डर में ही है दोस्तों। तो ये सिंपल चीज़ें, ये सिंपल बातें आपको समझ में आएगी सॉर्ट से रिलेटेड। सॉर्ट इतना ही नहीं, सॉर्ट में मैंने आपको अल्फ़ाबेट वाइज बताया, आप नंबर वाइज भी देख सकते हैं। मुझे टॉपर यहाँ पे निकालना है, जैसे राहुल भोर ये टॉपर है तो ये ऊपर आना चाहिए 208 नंबर का। मैं क्या करूँगा, टॉपर ऊपर लाने के लिए मैं यहाँ पे Z to A यानी कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर Z to A, तो Z to A ही लिया मैंने। और यहाँ पे मैं करूँगा एक्सपांड सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए ये आप होम टैब से भी कर सकते हैं। होम टैब में यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, जैसे आप नंबर सेलेक्ट करें तो यहाँ पे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पे एक्सेल ऑटोमेटिक बताएगा कि भाई A to Z और Z to A, राइट। यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हमारी बारी है आगे का टॉपिक जानने की, वो है कस्टम सॉर्ट। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कस्टम सॉर्ट दोस्तों। तो चलिए, सॉर्ट में असेंडिंग डिसेंडिंग तो हमने सीखा, लेकिन सॉर्ट में यहाँ पे एक और ऑप्शन रहता है, जैसे कि मैंने आपको होम टैब में दिखाया था, वो है सॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई मीन कस्टम सॉर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टम सॉर्ट ऑप्शन है। अब इसे कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और शीट 2 में डेटा लिया है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट लिखा है, शॉर्ट में लिखा है डिपार्टमेंट, आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं। चलिए मैंने लिख दिया। तो अब मुझे करना क्या है कि ये डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट करना है, यानी कि सेल्स और परचेस को अरेंज करना है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सेल्स ऊपर आना चाहिए और परचेस नीचे। डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे होगा ना, क्योंकि P पहले आता है अल्फ़ाबेट और S बाद में आता है। और इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सेल्स के अंदर अलग अलग लोकेशंस है वो असेंडिंग में चाहिए, यानी कि यहाँ पे सेल्स का अहमदनगर जो है ये पहला आना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, A अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट हो रहा है। या सेल्स का फिर उसके बाद मुंबई बाद में आना चाहिए और फिर सेल्स का नागपुर आना चाहिए। तो मतलब ये कॉलम चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये कॉलम चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में, और ये सेल्स के अंदर असेंडिंग होगा। कैसे मैं आपको दिखाऊंगा, रिजल्ट आप देखेंगे तो समझ में आएगा। सबसे पहले तो मुझे इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। अगर आपने ये कॉलम सिलेक्ट करके ही डेटा में जाकर ये कस्टम सॉर्ट वाला लिया, यही है कस्टम सॉर्ट आपका ये ऑप्शन, तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे वो पूछेगा कि आपने डेटा सिलेक्ट नहीं किया है, क्या करना है आपको, डेटा पूरा सिलेक्ट करना है, येस एक्सपांड सिलेक्शन, राइट। तो ऑटोमेटिकली वो डेटा पूरा सिलेक्ट कर रहा है। ऊपर से यहाँ पे देखिए इस डायलॉग बॉक्स में क्या है, माय डेटा हैज़ हेडर ऑलरेडी चेक है, दिखाई दे रहा है ना। ये तो चेक रहना ही चाहिए क्योंकि हमारे डेटा को हेडर ऑलरेडी है, जैसे सीरियल नंबर, नेम ऑफ एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट एंड लोकेशन, ये हमारे हेडर है। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ ऐड लेवल, डिलीट लेवल, कॉपी लेवल और ऑप्शंस आपको दिए हैं। फिलहाल तो आपको और एक लेवल ऐड करनी है, लेकिन पहले इस लेवल को हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, उसको Z to A करेंगे। देखिए इस डायलॉग बॉक्स में मैंने किया क्या है, मुझे डिपार्टमेंट वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इसलिए क्योंकि सेल्स ऊपर रहना चाहिए सभी सेल्स के रिकॉर्ड, और उसके बाद उसके नीचे परचेस क्या आनी चाहिए, इसलिए डिपार्टमेंट वाइज Z to A। लेकिन ऐड लेवल कीजिए, ऐड लेवल करने के बाद यहाँ पे आपको और एक लेवल ऐड करने के लिए मिलती है, जो कि देन बाय में आप ऐड कर सकते हैं। करना क्या है इस देन बाय में, आपको लोकेशन A to Z चाहिए। लोकेशन कैसा चाहिए, A to Z, मतलब पहले डिपार्टमेंट सॉर्ट होगा और उसके अंदर हर एक डिपार्टमेंट के लोकेशंस असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। कैसे, ज़रा रिजल्ट देखते हैं। ओके कीजिए। अब आपको दिख रहा है डिपार्टमेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो रहा है,
सेल्स पहले आ चुका है और परचेस। लेकिन उस हर एक डिपार्टमेंट के ग्रुप में देखिए यहाँ पे उस डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोकेशन आ रहे हैं वो असेंडिंग में है। जैसे अहमदनगर सबसे ऊपर आ रहा है, फिर मुंबई आ रहा है, फिर एन, है ना, अल्फ़ाबेट वाइज में। यहाँ पे भी देखिए परचेस में अहमदनगर, फिर पुणे और शिरूर, ए देन पी और यस अल्फ़ाबेट। तो ये इस ग्रुप के अंदर, परचेस ग्रुप के अंदर ये असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है। तो देन बाय क्या काम कर रहा है ये आपको यहाँ पे समझ में होगा। करना क्या है देन बाय के लिए, बस सबको सिलेक्ट करो, सॉर्ट करो और यहाँ पे आपको मिल रहा है। नहीं चाहिए तो यहाँ से लेवल आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर इसी का और कॉपी लेवल वगैरह, इसी का कॉपी आ जाएगा दूसरा लेवल, और फिर यहाँ पे कुछ और चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे ये डेटा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लोकेशन वगैरह, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और नीचे रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, मतलब इस तरफ रखता हूँ। और मुझे इसे ऑर्डर में ये करना है, जैसे ये अल्फ़ाबेट ऑर्डर में लगाना है, तो इसमें अल्फ़ाबेट ऑर्डर में डिपार्टमेंट पहले कॉलम में, पहले इधर आ जाएगा पहले कॉलम के अंदर, और फिर सीरियल नंबर वगैरह लास्ट में चला जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्ट करने के लिए करना क्या है, सॉर्ट में दोबारा जाइए, ऑप्शंस में जाइए। ऑप्शंस में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आपको सॉर्ट लेफ्ट टू राइट, और ऊपर केस सेंसिटिव भी है, मतलब अल्फ़ाबेट कैपिटल वाले पहले होंगे फिर स्मॉल वाले बाद में आएंगे, केस सेंसिटिव रखेंगे तो वो आपके ऊपर है, केस सेंसिटिव रखना है नहीं रखना है। सॉर्ट करते हैं लेफ़्ट टू राइट, और उसके बाद ओके करते हैं। यहाँ पे मैंने कॉलम ही, रो ही नहीं सिलेक्ट किया, रो नंबर 9 में डेटा है या 10 में डेटा है हमारा, रो नंबर 10 में डेटा है, यहाँ पे रो सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, ए टू जेड। 10 में ए टू जेड हो रहा है, डिपार्टमेंट, लोकेशन, नेम ऑफ से दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको हॉरिजॉन्टल डेटा सॉर्ट करना है तो आपको कस्टम सॉर्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, राइट। और कैपिटल स्मॉल, पहले कैपिटल वाले चाहिए सब, तो कैपिटल स्मॉल का भी यहाँ पे केस सिलेक्ट कर सकते हैं। केस सेंसिटिव भी सॉर्ट यहाँ पे होता है दोस्तों। तो आपको सॉर्ट यहाँ पे डेफिनेटली समझ में होगा, सॉर्ट कैसे करना है, सॉर्ट में असेंडिंग, डिसेंडिंग और कस्टम सॉर्ट होता क्या है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। अब हम आते हैं शीट 1 में, जहाँ पे हमारा कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे कि यहाँ पे रिजल्ट और ग्रेड कैलकुलेट करना है। तो अब ईप फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं। ईप किस तरह से रिजल्ट के लिए काम करता है और ईप फॉर्मूला कैसे काम करता है ओवरऑल एक्सेल में, आज इस टॉपिक में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए ईप सेक्शन में करते क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम ट्रैक करेंगे कि हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। तीनों सब्जेक्ट में अगर किसी भी एक सब्जेक्ट में, तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो 35 से कम है तो वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा। ये हमारा क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, ध्यान से देखिए। हमारी कंडीशन ऐसी है कि सब्जेक्ट 1 में या सब्जेक्ट 2 में या सब्जेक्ट 3 में कहीं पे भी वो फेल है तो स्टूडेंट फेल है। अगर तीनों सब्जेक्ट में उनको 35 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट 1 में दिख रहा है 35 से ज़्यादा है, सब्जेक्ट 2 में भी है और 3 में भी है, तो तीनों में भी 35 और 35 से ज़्यादा है तो वो पास है। ये हमारा रिजल्ट के लिए कंडीशन है। अच्छा, एक काम कीजिए, मैं छोटा सा ईप पहले समझा देता हूँ। ईप में कौन कौन सी चीज़ें आने वाली वो देखिए। ईप फॉर्मूला तो हमें सीखना है। ईप के अंदर हम एंड कैसे यूज़ करना है, ईप का एंड के साथ कैसे यूज़ होगा, और ईप का और के साथ कैसे यूज़ होगा, और ईप यानी नेक्स्ट ईप कैसे यूज़ होगा, ये भी हम सीखने वाले। ईप के अंदर ईप, मल्टीपल ईप हम बोल सकते हैं उसको। तो ये चारों भी फॉर्मूलेज हम सीखने वाले। सबसे पहले ईप कैसे काम करता है वो देखते हैं। यहाँ पे स्कॉलरशिप की एग्जाम आप दे रहे हो और जहाँ पे आपको मार्क्स चाहिए पासिंग के लिए 35 100 में से, राइट। तो एक ही सब्जेक्ट है स्कॉलरशिप का, तो यहाँ पे सब्जेक्ट का मैं नाम ले लेता हूँ स्कॉलरशिप, कुछ भी है नाम यहाँ पे ले लो आप, और उसमें आप एग्ज़ाम दे रहे हो 100 मार्क्स का, 35 पासिंग है और आपको मिले 46। कितने मार्क्स मिले आपको? 46। तो ये आपको मार्क्स मिले हुए स्कॉलरशिप के लिए, राइट। अब आपको करना क्या है, मेरा फॉर्मूला क्या रहेगा, मैं यहाँ पे ज़रा कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ। मेरा फॉर्मूला इसके लिए रहेगा 46 के लिए। तो ये पास है कि नहीं है, ये स्टूडेंट जो भी 46 मिला है, यहाँ पे लिख के आना चाहिए आगे के सेल में। तो मैं डायरेक्टली पास टाइप कर सकता हूँ, लेकिन ईप फॉर्मूला में कैसे होगा देखिए। ईप लेने के बाद ईप एक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के भी दिखाता हूँ। चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू ईप ट्रू एंड अनदर वैल्यू ईप फॉल्स। तो ईप यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया है। अगर आपकी कंडीशन मिलती है तो पहला आंसर जो होगा कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रू रहेगा, और नहीं तो दूसरा आंसर फॉल्स। अगर कंडीशन नहीं मिल रही तो वो आंसर हम दूसरा देंगे। तो ईप आपको 2 आंसर अलाउ करता है। चलिए ईप और टैब बटन प्रेस कीजिए। यहाँ पे देखिए पहले पूछ रहा है वो कंडीशन यानी लॉजिक टेस्ट, आप टेस्ट दीजिए। फिर उसके बाद वो टेस्ट में मतलब जो भी लॉजिक टेस्ट आपने दिए वो ट्रू है तो पहला आंसर दिखाइए, नहीं तो दूसरा आंसर। तो करना क्या है देखिए, मेरा टेस्ट क्या है, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ किसको, I2 को, I12 को, सॉरी I12 में है 46। इफ I12 सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, मतलब 35 और उससे ज़्यादा है तो I12
सेल में 35 और उससे ज़्यादा है तो ये हमारी कंडीशन है। कंडीशन देते समय आप ये ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर दैन इक्वल टू, लेस दैन इक्वल टू वगैरह। अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, कोमा। पहला आंसर ये रहेगा पास। देखो डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको लिखना है, ईफ के अंदर जो भी टेक्स्ट आप लिखते हो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में आ जाएगा। कोमा देके अगर आप कोमा देते हो ना तो नीचे देखो क्या हो रहा है, वैल्यू फॉल्स बोल्ड हो रहा है। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहला मैंने लॉजिक टेस्ट दिया, कोमा किया, कोमा करने के बाद आप जैसे कोमा करोगे नीचे बोल्ड में दिख रहा है आपको वैल्यू ऑफ ट्रू। अभी वैल्यू ऑफ ट्रू वाला डालो आप, आपकी कंडीशन आपने डाल दी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो क्या लिख के आना चाहिए, वैल्यू ऑफ ट्रू का मतलब होता है कोमा। अगर 35 से कम है तो क्या लिखना चाहिए आपको, वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर 35 से कम नहीं है, वो एक्सप्रेशन गलत है आपने जो दिया हुआ, 35 से कम है सॉरी, तो आपको मिलेगा वह पे फेल स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लिख के आना चाहिए फेल। तो आपको डबल इन्वर्टेड कोमा में ये लिखना है, डबल इन्वर्टेड कोमा नहीं बोलना है दोस्तों, डबल इन्वर्टेड कोमा, राइट। तो यहाँ पे मैंने दे दिया और यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करना है। यहाँ पे भूलना नहीं है कि मैंने टाइप कैसे किया, ज़रा ध्यान से देखेंगे अभी क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। और यहाँ पे 34 करके देखिए फेल। ऑफकोर्स 35 के लिए पास होगा क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू रखा है मैंने 35 को इंक्लूड करके। 35 है फिर भी पास है, 35 से ज़्यादा है फिर भी पास है, 35 से कम जाते हैं 31 32 कुछ भी डालो फेल आ जाएगा। तो इफ कंडीशन यहाँ पे आपको काम कैसे कर रहा है समझ में आया होगा, एक सेल के अंदर, एक ही सेल के लिए मैंने दिया। तो इफ इस तरह से देते हैं दोस्तों, इफ कंडीशन आपको दो आंसर अलाउ करता है। अगर आपकी कंडीशन सही है यहाँ पे दी हुई तो पहला आंसर रिटर्न करेगा, नहीं तो अगर कंडीशन नहीं मिल रही है, 35 से कम है यहाँ पे और 35 से ज़्यादा अगर है तो पास, ज़्यादा नहीं है तो फेल, राइट। कंडीशन नहीं मिल रही है तो फेल, वैल्यू फॉल्स। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कैसे हम ई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको समझा होगा ये। अब ई फॉर्मूला यहाँ पे तो एक सब्जेक्ट नहीं, मेरे पास तीन सब्जेक्ट है, तो ऐसे अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आपको एंड या फिर और यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे और नहीं लिखा है, ऑफ लिखा, आपने देखा भी नहीं, ओके मुझे बताना ना, कम से कम यहाँ पे और लिखना था मुझे। तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ और, राइट। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा अगर सब्जेक्ट है तो इफ एंड और इफ और इन दोनों में से एक यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं आपको इफ एंड की मदद से कैसे निकालना है ये रिजल्ट मैं दिखाता हूँ। इज इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट। अब एंड क्यों यूज़ करना है, क्योंकि इफ आपको अलाउ करता है एक ही लॉजिक टेस्ट देने के लिए और एक ही यहाँ पे क्राइटेरिया दे सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड यूज़ करते हो फॉर्मूला में तो आप लॉजिक 1, लॉजिक 2, लॉजिक 3, 4 ऐसे बहुत सारी लॉजिक दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, सब्जेक्ट 1 की सेल यानी कि यहाँ पे आएगी C3 दिखाई दे रहा है आपको, ये C3 सेल हमारी रहेगी और C3 यहाँ पे आ चुका है सब्जेक्ट 1 की, क्योंकि उसे रिस्पेक्टिव में जो लेफ्ट साइड में सेल है वही हमने लिए है। दिखाई दे रहा है आपको C3 यहाँ पे आ चुका है। इफ C3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन देना है एंड की तरह। मैं आपको समझाता हूँ एंड यूज़ करने के बाद आपको ग्रेटर दैन इक्वल टू ही क्यों लेना है, क्योंकि हम चेक करेंगे कि तीनों सब्जेक्ट में पास है तो ही पास देंगे, राइट। तो पहली कंडीशन दी हमने C3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35, कॉमा अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट 2 कौन सा है, D3 है, D3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 35। आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से, या फिर कॉमा देने के बाद आप इस सेल को क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक कीजिए इस सेल के ऊपर, देखिए मैंने कॉमा दिया, इस सेल के ऊपर क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। उसी के रिस्पेक्ट में जिस रो में आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहे हो उसी के लेफ्ट साइड का जो सब्जेक्ट का सेल है उसे लेना है और इसमें भी ग्रेटर देन इक्वल टू 35 और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट एंड वाला क्लोज कर रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे कलर दिख रहा है आपको एंड ब्रैकेट का और वही क्लोज कर रहा हूँ मैं। ज़रा इस कंडीशन को समझिए, मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट की कंडीशन मैंने ली है, तीनों सब्जेक्ट में हमें मिलने चाहिए 35 से ज़्यादा मार्क्स। एंड दिया है ना, तो ये कोमा जो है बीच का वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड, यानी कि C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35, कॉमा यानी कि एंड D3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 मतलब सब्जेक्ट 2 और A3 मतलब सब्जेक्ट 3 इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तीनों में भी 35 से ज़्यादा रहेंगे या रहने चाहिए, रहेंगे तो क्या होगा कॉमा। अब कॉमा करेंगे जैसे हम इस ब्रैकेट के बाद तो वैल्यू ट्रू, तो क्या होगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई तीनों में भी 35 से ज़्यादा है तो पास होगा डबल इन्वर्टेड कॉमा में, नहीं तो क्या होगा फेल होगा। मैंने यहाँ पे एंटर वगैरह नहीं प्रेस किया, टाइप के आगे वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, आपको एंटर यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं फॉर्मूला में आपको कोई एंटर वगैरह ऐड करने की, बस टाइप करते जाइए, फॉर्मूला ऑटोमेटिक अपने आप नीचे आता है आगे अगर नहीं जा रहा है तो लॉजिक टेस्ट क्या है देखिए, तीनों सब्जेक्ट में ग्रेटर देन 35 है तो पास, नहीं तो फेल। एंड का कंडीशन यही काम कर रहा है, एंटर कीजिए, यहाँ पे रिजल्ट आपको मिल रहा है।
आर यू गेटिंग? लुक एट हियर, पास पास दोनों भी है क्योंकि तीनों सब्जेक्ट में 35 से ज़्यादा है। यहाँ पे तो ऑफकोर्स 100 ही है, और यहाँ पे देखेंगे तो 35 से कम है किसी ना किसी सब्जेक्ट में। ये तो तीनों सब्जेक्ट में फेल है, लगभग एक सब्जेक्ट में पास है यहाँ पे 35। और यहाँ पे देखिए ये पास होता है कि नहीं होता है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। हो गया पास, राइट। तो तीनों में आपको 35 या 35 से ज़्यादा मार्क्स है तो ही पास होगा, नहीं तो फेल बताएगा। ये हमारा एंड का कहना था। एंड उस तरह से काम करता है जैसे यहाँ पे सारी चीज़ें कंपलसरी होती है एंड के अंदर दी हुई, तो कंपल्शन का काम करता है। जैसे एग्जांपल लो ना, आप अगर कोई ड्राइविंग लाइसेंस निकालने जाते हो और वहाँ पे आपको बोला कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों भी चाहिए, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो दोनों भी चाहिए, दोनों कंडीशन है तो ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकलेगा। यानी कि जहाँ पे दोनों चीज़ें कंपलसरी है या जितनी भी चीज़ें दी हुई कंपलसरी है वो होता है एंड। तो वो क्या बोलेंगे आपको, आपका ड्राइविंग लाइसेंस निकालना है आपको तो आधार कार्ड और पैन कार्ड, और बोलेंगे क्या बोलेंगे, और आधार कार्ड और पैन कार्ड, यानी एंड, राइट। तो वैसे ही अगर आपको और के साथ रिजल्ट निकालना है, और मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, राइट। तो और के साथ निकालना है तो कंडीशन क्या रहेगी, मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट करना है, जो कि मैंने आपको बताया कॉलम कैसे इंसर्ट करना है ऑलरेडी। राइट क्लिक करके इंसर्ट, यहाँ पे रिजल्ट 2 नाम देते हैं हम इसका। तो यहाँ पे इफ और ओपन ब्रैकेट के बाद मैं और लिखूंगा, और से भी आंसर सही आएगा दोस्तों, जी हाँ सही आएगा। लेकिन आप बोलोगे कैसे, कंडीशन में हम चेंज करने वाले हैं। सब्जेक्ट 1 की कंडीशन में हम लेंगे लेस देन 35। अब ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। चलिए यहाँ पे पहले फॉर्मूला टाइप कर देते हैं। सब्जेक्ट 1 के बाद सब्जेक्ट 2 यानी D3, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी चलेगा, लेस देन 35 एंड कॉमा E3 लेस देन 35। इससे होगा क्या, तीनों में से किसी भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है, तो मैंने और लिखा है ना दोस्तों। और का मतलब यहाँ पे होता है कोई भी एक सब्जेक्ट में 35 से कम है तो वो सब्जेक्ट 1 में चेक करेगा 35 से कम है तो डायरेक्टली वो रिजल्ट शो करेगा, या सब्जेक्ट 2 में चेक करेगा 35 से कम मिला तो डायरेक्ट रिजल्ट शो करेगा, और सब्जेक्ट 3 में भी चेक करेगा। तीनों में से किसी, तीनों में भी 35 से कम नहीं रहने चाहिए, ऐसा नहीं कि तीनों में भी, तीनों में से किसी भी एक में, क्योंकि और लिखा है हमने एंड नहीं लिखा है, तो तीनों में से किसी भी एक में अगर 35 से कम है तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में फेल, और फिर कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में पास। यहाँ पे एक भी कॉमा नहीं मिस करना है, नहीं तो फॉर्मूला कॉमा में चला जाएगा। हमेशा की तरह मजाक कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कॉमा भूलना नहीं है दोस्तों। फेल और पास कैसे निकाला ये रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आंसर क्या आता है इसका। एंटर कीजिए एंड हैव अ लुक दिस। क्या हो रहा है देखिए, पास है, और मैं इस फॉर्मूला को यहाँ पे ड्रैग करूँगा। नाउ यू कैन सी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे आ रहा था एंड के साथ आंसर, वैसे ही यहाँ पे आ रहा है। गॉट इट। कोई डिफ़िकल्टी नहीं है दोस्तों, इसे निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इस फॉर्मूला को ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा मत मारिएगा, रट्टा मारने से कुछ मतलब नहीं होता है। एंड क्या काम करता है, और वैसे काम करता है जैसे आप एक वोटिंग कार्ड निकालने गए और वहाँ पे बोला कि यार आपके पास आधार कार्ड है, वो बोला, आपने बोला नहीं। आपके पास पैन कार्ड है, तो चलो लाओ पैन कार्ड से बना देते हैं, आपने बोला है तो पैन कार्ड से भी बनेगा, या आधार कार्ड, दोनों में से एक है। मतलब सभी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड दिखाओ, पैन कार्ड नहीं तो राशन कार्ड दिखाओ, ऐसे आपको बोला गया है। तो यहाँ पे ऑप्शनल चीज़ें आती है, तो यहाँ पे वही मैंने किया कि C3 में जाकर वो चेक करेगा 35 से कम है क्या, है तो डायरेक्ट फेल बताएगा, आगे की कंडीशन उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये और है दोस्तों। और D3 में चेक करेगा 35 से कम है क्या, है तो डायरेक्टली फेल बताएगा, नहीं तो फिर E3 में चेक करेगा, E3 में 35 से कम है तो है तो फेल बताएगा, तीनों में भी नहीं है तो डायरेक्टली क्या बताएगा, वो पास बताने वाला है, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। तो इस तरह से इफ एंड और इफ और इफ काम करता है। बस अभी इफ में एक और चीज़ सीखना है जिससे हम ग्रेड निकालने वाले हैं, यानी कि नेक्स्ट इफ। अब नेक्स्ट इफ कैसे होगा, इफ विद इन इफ, इफ के अंदर इफ, हम इफ के अंदर इफ, हम इफ के अंदर इफ, बहुत सारे इफ लेने वाले हैं। वैसे हम कितने इफ लिख सकते हैं, वैसे 100 इफ भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक्सेल 2019 के अंदर नया फॉर्मूला आया है। इफ को बार बार लिखने से अच्छा आप एक ही बार लिखिए, उसका नाम है इफ्स, और उसके लिए वीडियोस मैंने बनाए थे एक्सेल 2019 में, कौन से नए फॉर्मूलाज है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर वीडियो देख लेना दोस्तों। फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इज इक्वल टू करना है और आपको इफ टाइप करना है। इफ टाइप करने के बाद सबसे पहला कंडीशन, हम कोई भी एक रिजल्ट लीजिए, ये रिजल्ट ले लेते। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू फेल, अगर रिजल्ट में फेल है तो ग्रेड में भी फेल आएगा, ग्रेड में पास नहीं आएगा। इफ रिजल्ट इज इक्वल टू फेल देन रिजल्ट अगर फेल है तो ग्रेड भी फेल है, ये समझ लेना। पहली कंडीशन हमने दे दी कि रिजल्ट फेल है तो ग्रेड फेल है। अगर रिजल्ट फेल नहीं है तो पास ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक फेल नहीं है तो कॉमा कीजिए,
यानी कि यहाँ पे आपके पास ईफ में दो आंसर रहते हैं, फेल है तो फेल, फेल नहीं है तो क्या आंसर आएगा, फेल नहीं है तो ईफ ओपन ब्रैकेट, ईफ ओपन ब्रैकेट के अंदर लॉजिक टेस्ट देंगे हम इस ग्रेड के लिए। यानी कि ग्रेड कैसा रहता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ। इस सेल के अंदर K3 के अंदर 75 से ज़्यादा है तो यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन साइन ले लिखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 75। अगर 75 से ज़्यादा है तो A प्लस ग्रेड हम देंगे यहाँ पे, A प्लस। मैंने कौन सा ग्रेड लिखा है देखिए, A प्लस, और ये इन्वर्टेड कोमा में रहेगा इस तरह से। ध्यान से देखिए यहाँ पे कर क्या रहा हूँ मैं, अगर फेल है तो फेल होगा, नहीं तो फेल नहीं है तो K3 में चेक करेंगे कितने मार्क्स है। K3 में चेक करना है यहाँ पे 75 और उससे ज़्यादा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 75, देन A प्लस ग्रेड आने वाला है। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेड लिया है, यानी कि सबसे हाईएस्ट ग्रेड पहले लिया है, और यही करना है आपको ग्रेड के फॉर्मूला में। तो ग्रेड के फॉर्मूला में क्या करना है, पहले 75 चेक कीजिए, अगर 75 से ज़्यादा नहीं है तो अब कोमा दीजिए, कोमा देने के बाद दोबारा ईप आएगा, ईप ओपन ब्रैकेट, और हम K3 को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, K3 ग्रेटर दैन इक्वल टू, इस बार हम 60 चेक करेंगे, 60 है तो कौन सा ग्रेड देंगे, देखिए ध्यान से 60 है तो यहाँ पे हम A ग्रेड देंगे, लेकिन हमने एक ही आंसर दिया है, वैल्यू इफ ट्रू वाला। वैल्यू इफ फॉल्स वाला आंसर हम यहाँ पे देंगे, दूसरा ईप लेंगे, वैल्यू इफ फॉल्स की जगह हम दूसरा ईप लेंगे, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे देखिए, फिर से लॉजिक टेस्ट K3, मतलब एक ईप के अंदर दूसरा ईप कैसे मैं कर रहा हूँ देखिए, K3 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 50, अगर 50 या 45 लेते हैं, 45 से ज़्यादा है तो C ग्रेड। तो पहला आंसर हमने जैसे लिखा C ग्रेड, इसका यहाँ पे दिख रहा है वैल्यू इफ ट्रू, पहला आंसर इस ईप का, लॉजिक टेस्ट ये है, और कॉमा, और जैसे दूसरा आंसर लिखना है और एक ईप ऐड करेंगे हम, ईप ओपन ब्रैकेट, K3 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 35 है तो कौन सा ग्रेड, यहाँ पे गलती कर दी मैंने, यहाँ पे होना चाहिए C ग्रेड और वहाँ पे होना चाहिए B ग्रेड, ये हमारी थोड़ी सी गलती होगी, यहाँ पे मिस्टेक हम यहाँ पे सुधार लेते हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त है, राइट। तो यहाँ पे A प्लस A B और C ग्रेड मैंने लिखा। आप लगा यार इतना बड़ा फॉर्मूला, आप ऐसा सोचो मत बिल्कुल। ये फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये फॉर्मूला रिपीट है, ये फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, यही कॉपी करके यहाँ पे फिर से रखा गया है, बस दिखाई दे रहा है। बस आपको चेंज करना है ग्रेड यहाँ पे, और ग्रेड और मार्क्स चेंज करने, कंडीशन चेंज करना है। बाकी यहाँ पे ब्रैकेट कितने क्लोज होंगे ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंटर कीजिए, एक्सेल ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, यहाँ पे इस बॉक्स में दिख रहा है एक्सेल ऑटोमेटिकली ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर रहा है। यस, तो यहाँ पे ब्रैकेट को यस करेंगे और आंसर आ रहा है। चलिए देखते हैं अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटेज के हिसाब से, जो फेल है फेल के लिए फेल, और जो परसेंटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से उसको मार्क्स आए हैं कि नहीं आए, आए हैं। इसे हम नेक्स्ट टिप बोलते हैं दोस्तों। इसकी ज़रा प्रैक्टिस आपको करनी ज़रूरी है, और जितनी रिपीट आप इसके प्रैक्टिस करोगे उतना ईप आप डीपली समझते जाओगे कि ईप के अंदर लॉजिक टेस्ट होता क्या है, पहला आंसर क्या होता है, दूसरा आंसर क्या होता है, नेक्स्ट टिप लिया कैसे गया है, यहाँ पे क्यों लिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। तो ज़रूर ईप का एक बार प्रैक्टिस कीजिए। हमारा ग्रेड तक हमारा हो गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमने इस पे रिजल्ट तो कर लिया, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चार्ट्स। जी हाँ, चार्ट्स को डिटेल में समझ लेते हैं। हमने ये तो कर लिया कि भाई इसमें रिजल्ट कैसे निकालना है। अब ये यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया मार्क्स को नेम्स के साथ, और चार्ट्स इसके ऊपर बनाना है। मुझे देखना है कौन से स्टूडेंट को कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स कितने हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट में जाकर यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाते हैं। बहुत सारे चार्ट के अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, बहुत सारे चार्ट्स के अलग अलग ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे, कॉलम चार्ट वगैरह वगैरह सब है। और सपोज आप यहाँ पे कोई भी चार्ट सेलेक्ट करके इंसर्ट करते हो तो यहाँ पे देखिए कैसे आने वाला है। डायरेक्ट प्रीव्यू आपको दिखाई देता है यहाँ पे। अच्छा, ये डायनेमिक है, माउस घुमाओ आपको प्रीव्यू नज़र आएगा, और जो अच्छा लग रहा है वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक नॉर्मल एक कॉलम चार्ट में इंसर्ट कराओ, इसकी डिटेल में हम समझने वाले हैं कि कैसे करना है इसे। लेकिन मैंने क्या किया, नेम ऑफ स्टूडेंट से आगे सिलेक्ट किया, सब्जेक्ट की हेडिंग नहीं सिलेक्ट की। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ पे सब्जेक्ट की सीरीज़ 1 2 3 आ रहा है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और डेटा में पूरा यहाँ से यहाँ तक डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद इंसर्ट में जाकर तो चार्ट आप ले सकते हैं, या फिर उसके लिए एक शॉर्टकट की भी आप प्रेस कर सकते हैं जो कि है F11। मैं इस डेटा को सिलेक्ट करके अगर F11 प्रेस करता हूँ ना दोस्तों, तो आपको यहाँ पे एक नई शीट आ रही है, बॉटम में दिख रही है। शीट 1 में हमारा डेटा था, चार्ट 1 करके एक यहाँ पे शीट आ चुकी है। शीट 1 में डेटा है, चार्ट 1 करके एक नई शीट आ चुकी है जिसमें हमारा चार्ट आ चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है राहुल भोर, अजय शर्मा, रमेश ढोले, संदीप शर्मा, विनोद शर्मा एंड आकाश काले, किसको कितने मार्क्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ईजिली आप इस मार्क्स के थ्रू, मतलब इस चार्ट के थ्रू गेस कर सकते हैं, या फिर देख सकते हैं किसको कितने मार्क्स हैं, ईजिली देख सकते हैं।
गेस करने की ज़रूरत नहीं, वैसे देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये जो चार्ट मैंने क्रिएट किया है, इसके बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन बनते हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने हैं। डिज़ाइन टैब के अंदर चार्ट को पूरा कंप्लीटली सीखना है और इसके ऊपर फॉर्मेटिंग करने के लिए बाजू में फॉर्मेट टैब भी आया है। अब इस चार्ट को मैंने जानबूझकर अलग से शीट पे लिया ताकि हम यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर सके। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे ये जो नाम दिखाई दे रहे हैं नीचे वाले, इसकी स्टाइल आप बदल सकते हैं, इसकी साइज़ बदल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके लिए होम टैब में जाकर यहाँ से आप इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं। देखिए मैं बढ़ा रहा हूँ, राइट। आप जितना चाहिए उतनी साइज़ उसकी मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे उसको बैकग्राउंड कलर देना है, दे सकते हैं। इस तरह से उसको हाईलाइट कर सकते हैं, बोल्ड करना है, कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चार्ट टाइटल दिया है, इसकी भी साइज़ बढ़ा सकते हैं। उसमें चार्ट टाइटल में कुछ नया नाम डालना है तो आप बस उस पर क्लिक रखिए, फॉर्मूला बार में क्लिक करके यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट प्रोग्रेस या कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से चार्ट यहाँ पे चार्ट के लिए टाइटल भी ऐड होता है। अच्छा, डिज़ाइन टैब में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे रेडीमेड डिज़ाइन से यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हो तो रेडीमेड डिज़ाइंस आ जाती है। जो मैंने फॉर्मेटिंग की थी वो गायब हो जाएगी और रेडीमेड स्टाइल, रेडीमेड डिज़ाइन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगी। हाँ, दोबारा आप रेडीमेड डिज़ाइन के बाद भी फॉर्मेटिंग करना चाहते हो तो ये अलाउ करता है, कोई बात नहीं है। आप यहाँ पे बस आके चार्ट के साइज़ वगैरह टेक्स्ट की बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी टेक्स्ट की साइज़ वहाँ पे रखो। बोल्ड करना है, बोल्ड कीजिए, हो रहा है। यहाँ पे जो आता है नीचे, इसे लीजेंड बोलते हैं, सब्जेक्ट 1 2 3। इस लीजेंड को आप ऊपर भी रख सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग करके जहाँ पे चाहिए वहाँ पे रख सकते हैं। ऐसा क्लिक एंड ड्रैग करके रख सकते हैं। इसकी साइज़ आप ऐसे बढ़ा सकते हैं बॉक्स की, और उसके अंदर के कंटेंट की साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कंटेंट की साइज़, और इसे भी हम बोल्ड करेंगे। इस बॉक्स की साइज़ थोड़ी सी बढ़ाएंगे। नाउ यू कैन सी दैट कलर्स आल्सो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कलर्स कौन से सब्जेक्ट के कौन से हैं। साथ ही में ये जो हमने डिज़ाइन लिया था, ये डिज़ाइन में उसमें डेटा लेबल भी आ रहे हैं। यहाँ पे इसे डेटा लेबल बोलते हैं। ये जो मार्क्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, 45 65 35, ये हमारे डेटा लेबल। यहाँ पे अलग लेआउट लेंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ रहा है। आप जैसे चाहिए वैसे यहाँ पे कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मेटिंग चाहिए वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अंडू कर देता हूँ मैं, फ़िलहाल ये रख देता हूँ। यहाँ पे चेंज कलर ऑप्शन भी दिया है, कलर्स चेंज होंगे अगर आप मूव करते हो। जैसे जो चाहिए वो कलर्स में आप यहाँ पे चार्ट देख पाएंगे, राइट। उसके अलावा यहाँ पे क्विक लेआउट ऑप्शन दिया गया है। क्विक लेआउट में क्या है देखिए, क्विक लेआउट में जैसे आप माउस पॉइंटर घुमाते हो वैसे अलग अलग डिज़ाइंस, अलग अलग लेआउट्स आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो प्रेजेंटेटिव लग रहा है, यहाँ पे टेबल के साथ आ रहा है, नीचे टेबल भी आ रहा है, दिखाई दे रहा है आपको। सो वट एवर, लाइक आपको जो पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं है तो पहले वाला रहने दीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया ऐड चार्ट एलिमेंट एक्सिस। एक्सिस में हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो है, जैसे कि राहुल, बो, राजेश, ये सब दिखाई दे रहा है आपको नाम, लेकिन वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल में देखिए अभी ऐड हो गया, दिख रहा है ना, ये 0 20 कितने मार्क्स है वो देखने के लिए। वर्टिकल एक्सिस की ज़रूरत है नहीं है, वो यहाँ से आप हाइड और शो कर सकते हैं। अच्छा, हमने वैसे भी लेबल दिए है यहाँ पे, तो लेबल दिए है तो उसको वर्टिकल एक्सिस रखना है नहीं रखना है, यहाँ से आप हाइड भी करेंगे तो भी चलेगा। एक्सिस टाइटल देखिए, एक्सिस टाइटल में आपको यहाँ पे दिख रहा है प्राइमरी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, दोनों टाइटल आ रहे हैं। जैसे मैं क्लिक करूँ वर्टिकल के लिए तो यहाँ पे आ रहा है टाइटल। इसमें क्या करना है, मार्क्स आपको फॉर्मूला बार में लिखना है, एंटर कर देना है, और इसकी साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं इस तरह से। इंटरेस्टिंग है ना? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। यहाँ पे बस डिज़ाइन टैब में जाना है और बस क्लिक करना है। कोई फार्मूला वगैरह तो देना है ही नहीं है। चार्ट का टाइटल चाहिए नहीं चाहिए, नन, देखिए टाइटल गायब हो गया। सेंटर में चाहिए या फिर आप वो चार्ट चाहिए, वो आपके ऊपर है। डेटा लेवल्स अभी मैंने दिए, ऑलरेडी आए हैं वहाँ पे उस डिज़ाइन पे, लेकिन आप यहाँ से उसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे माउस पॉइंटर घुमाओगे आपको दिख रहा है इनसाइड बेस। आपको जो अच्छा लग रहा है आउटसाइड बेस, आउटसाइड वाले रखने हैं, कॉल आउट वाले रखने हैं, इस तरह से नाम के साथ आएंगे, इस तरह से आएंगे, दिखाई दे रहा है कहाँ पे रखने हैं। एंड दैट्स अप टू यू कि कहाँ पे उसे रखना है। चलो एक ही पोजीशन पे मैंने रख दिया। सबके डेटा लेबल्स यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं। ऐड चार्ट एलिमेंट में डेटा लेबल के बाद डेटा टेबल्स भी है, जो कि आप टेबल्स दिखाना चाहते हैं नहीं दिखाना चाहते, यहाँ पे है। विथ लीजन, विदाउट लीजन है, यानी कलर्स नीचे आते हुए दिखाई देंगे। देखो नीचे जैसे इसमें लिखा विथ लीजन तो नीचे लीजन की के साथ आ रहे, नो लीजन कलर के साथ नहीं आ रहे। यहाँ पे ग्रिड लाइन से साथ में ग्रिड लाइंस को शो करना है वगैरह, यहाँ से आप कर सकते हैं। एरर्स की अभी हमें चेक नहीं करना है, लेकिन ग्रिड लाइन वगैरह दिखाना है तो आप यहाँ से ग्रिड लाइन देख सकते हैं। बहुत सारी ग्रिड लाइन अप्लाई कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और साथ में लीजन का पोजीशन भी आप डिसाइड कर सकते हैं। राइट में रखना है, टॉप में रखना है, बॉटम में रखना है, लेफ्ट में रखना है, बॉटम में रखना है। यहाँ पे लीजेंट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं मूव कर रहा हूँ। राइट में चाहिए तो राइट में, टॉप में चाहिए तो टॉप में, ये लीजेंट हम बोलते हैं इसे। इसे आप माउस से ड्रैग करके भी रख सकते हैं।
तो ये चार्ट के एलिमेंट है, बेसिक लेवल पे इसे देखना है, सीखना है। क्विक लेआउट के बारे में मैंने आपको बताया है, ये चार्ट की डिज़ाइन बताई। यहाँ पे है स्विच रो को स्विच करना है। वाह, इंटरेस्टिंग है ना। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। सब्जेक्ट 1 2 3 जो यहाँ पे थे, मतलब कलर में, वो अभी देखिए राहुल शर्मा अलग अलग हर एक के कलर आ चुके हैं। रोज़ को कॉलम में, कॉलम के रोज़ के कर रहा है यहाँ पे। तो राहुल बोर का कलर, राहुल बोर को सब्जेक्ट 1 में कितने मिले, या फिर सभी सब्जेक्ट 1 2 और 3 के यहाँ पे आ रहे हैं ओवरऑल रिजल्ट। आप बस स्विच करेंगे, ये चेंज होगा, ऐसे स्विच करेंगे ये ऐसा चेंज होगा। आपको जैसे ज़रूरी वैसे रख सकते हैं। सिलेक्ट डेटा में जाइए। सिलेक्ट डेटा में यहाँ पे आपको डेटा कम करना है। जैसे आपको यहाँ पे 4 ही स्टूडेंट का डेटा लेना था, अब आपके पास 4 ही स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। समझ में आपको? सिलेक्ट डेटा में जाकर डेटा आप बदल सकते हैं। जो डेटा आपको यहाँ पे और बढ़ाना है तो और बढ़ाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट डेटा का बहुत बड़ा काम रहता है जब आप एमआईएस रिपोर्ट जनरेट करते हो। और चार्ट का भी बहुत बड़ा काम रहता है। सिलेक्ट डेटा, स्विच रोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे यूज़ होती हैं। फिलहाल चेंज चार्ट टाइप आपके लिए ऑप्शन है, और यहाँ से आप इस चार्ट को लाइन में, पाई में, बार में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मेरे पास ज़्यादा कॉलम है तो यहाँ पे कॉलम और बार चार्ट ही प्रेजेंटेटिव रहेगा, और बाकी सब तो इतने नहीं रहेंगे। इसीलिए यहाँ पे चेंज चार्ट टाइप में आप देखेंगे ज़्यादा कॉलम्स के लिए ये बार ही चलता है, सिंगल कॉलम के लिए पाई चलेगा, सिंगल वैल्यूज़ रहेगी। तो फिलहाल आप कॉलम चार्ट लीजिए और इसे सीधा कर दीजिएगा। तो चेंज चार्ट टाइप में क्या होता है ये मैंने बताया। अब ये चार्ट हमारा चार्ट 1 शीट में है दोस्तों, और मैं चाहता हूँ कि इसे शीट 1 में ले लूँ। तो शीट 1 में ले सकते कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते। कैसे? यहाँ पे डिज़ाइन में यहाँ पे ऑप्शन है मूव चार्ट। कौन सा ऑप्शन है? देखिए, मूव चार्ट। तो करना क्या है, बस मूव चार्ट पे क्लिक कीजिए। कहाँ पे रखना है उसको? ऑब्जेक्ट इन में रखना है, और ऑब्जेक्ट इन में कहाँ पे है? शीट 1 में रखना है। तो ऑब्जेक्ट इन में क्लिक कीजिए, शीट 1 में। अब यही चार्ट आपको शीट 1 में मिल जाएगा। इसकी साइज़ बहुत बड़ी की थी हमने, अब इसे छोटी करनी पड़ेगी आपको। यहाँ से दोबारा इसकी साइज़ छोटी कीजिए, तभी तो चार्ट नज़र आएगा। राइट, इसकी भी साइज़ हमने बहुत बड़ी की थी, इसे छोटी करनी पड़ेगी, तभी आपको चार्ट यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है। ग्रिड लाइन नीचे, तो ग्रिड लाइन पे क्लिक करके आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे 2-4 अलग अलग मेजर माइनर ग्रिड लाइन थी, उसे मैंने डिलीट कर दिया। सिलेक्ट करके ग्रिड लाइन के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। तो चार्ट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, एक बिगिनर लेवल पे चार्ट में कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं, ऑप्शंस कैसे रहते हैं, टाइटल कहाँ से ऐड करना रहता है, या फिर लीजेंड क्या होता है, टेबल कैसे ऐड करना था, डेटा लेवल क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की यहाँ पे इस टॉपिक में कोशिश की है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और हाँ जी दोस्तों, आप अगर कंप्यूटर कोर्स से सीखना चाहते हैं, वो भी सीरियली, यानी कि टैली कोर्स, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और ऐसे बहुत सारे कोर्स जो कि आपको सीरीज़ में सीखने, तो उसके लिए मैंने एक नया चैनल ओपन किया है जिसका नाम है रियल ट्यूटोरियल, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आपको इस रियल ट्यूटोरियल में प्लेलिस्ट में क्लिक करना है दोस्तों। प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पे आपको सीरीज वाइज वीडियो मिलेंगी। आपको टैली की वीडियोस देखना है, आपको फोटोशॉप के देखना है, आपको ऑटोकैड के देखना है। फिलहाल तो 3 सीरीज़ यहाँ पे है, तो इसमें से जो वीडियोज़ आपको देखने हैं उसकी सीरीज़ पे क्लिक कीजिए, एक साथ सभी वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो अगर आप बनना चाहते हैं कंप्यूटर कोर्सेज में मास्टर, तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। लिंक आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, रियल ट्यूटोरियल, ज़रा चेक कीजिएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये चार्ट में सारी चीज़ें हो गई। और चार्ट में आप बैकग्राउंड में लोगो ऐड करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार यहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ काम किया जाए, तो राइट क्लिक कीजिए इस चार्ट के ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद फॉर्मेट चार्ट एरिया, लुक एट हियर, फॉर्मेट चार्ट एरिया, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। और इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फिल में जाना है। फिल में राइट साइड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, नो फिल, सॉलिड फिल, ग्रेडियंट वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपको पिक्चर लेना है तो पिक्चर लीजिए, ग्रेडियंट पैटर्न लेना है तो पैटर्न लीजिए। यहाँ से अलग अलग पैटर्न आपको बैकग्राउंड में नज़र आएंगे। इंटरेस्टिंग पैटर्न है, आप जो देना चाहते हो दे सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। आप चाहते हैं ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। पैटर्न फिल चाहिए, पिक्चर एंड टेक्सचर चाहिए, यहाँ से फाइल ऑप्शन है जहाँ से हम अपनी कंपनी का लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कंपनी का लोगो वगैरह है तो बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हैं। और उसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मतलब आपका लोगो बहुत ही डार्क है, सो यू कैन डू इट लाइक दिस। ओके, सो ये डेटा के ऊपर काम करने के लिए इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने आपको बता दी है। सो ये डेटा चार्ट में लेकर किस तरह से चार्ट के ऊपर काम करना है मैंने आपको बता दिया। लोगो बैकग्राउंड में कैसे ऐड करना है, कलर्स एंड ऑल। तो ये था चार्ट फॉर बिगिनर्स। और चार्ट से रिलेटेड और एमआईएस सीरीज से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, ज़रा देख लेना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर।
तो चार्ट्स तो हमने सीख लिया, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ होम टैब की जो बेसिक ऑप्शन है जो डेली आपको डेटा एंट्री के लिए वगैरह यूज़ हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे बहुत बताना ज़रूरी है। वैसे कॉपी पेस्ट वगैरह तो आपको आता ही होगा, कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट, ये ऑप्शंस तो यहाँ पे है ही है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये डेटा मैं Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करूँगा, आपको पता ही है। पेस्ट करूँगा तो यहाँ पे रिपीट आ जाएगा, लेकिन पेस्ट के अंदर कुछ और ऑप्शंस है जिसका नाम है पेस्ट स्पेशल। ये पेस्ट स्पेशल्स ऑप्शन है सारे के सारे, और पेस्ट स्पेशल के सारे ऑप्शंस का एक वीडियो मैंने बनाया है जिसका लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये पेस्ट स्पेशल कंप्लीटली कैसे यूज़ किया जाता है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे भी मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ कि लर्न मोर चैनल पे ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो आपको ज़रूर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी ये सारे कंटेंट ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी वीडियो मैंने बनाया है, इसका एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके अलावा फॉर्मेट पेंटर क्या काम का होता है मैं आपको बता देता हूँ। कॉपी पेस्ट तो जनरली सबको आता है, कट पेस्ट भी जनरली पता रहता है, लेकिन फॉर्मेट पेंटर जनरली सब लोगों ने वहाँ पे देखा रहता है लेकिन नहीं आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। यहाँ पे सपोज आपने कोई फॉर्मेटिंग की और यही जो फॉर्मेटिंग का बैकग्राउंड या फिर इसे बोल्ड किया है, आपने अंडरलाइन किया है, यही टाइटल का फॉर्मेटिंग आप इसे भी करना चाहते हो ऊपर, या ऊपर के पूरे रो को, ये रो को करना चाहते, तो करना क्या है, कर्सर आपका इसी पे रहेगा, जिस पे फॉर्मेट किया है उस पे कर्सर रखो, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करो। फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, लुक एट हियर, फॉर्मेट पेंटर पे मैंने क्लिक किया और जैसे क्लिक करोगे माउस पॉइंटर पे पर ध्यान दीजिए, ब्रश के साथ आ रहा है। आप जिसके ऊपर भी ये घुमाओगे आप ऐसे, वो उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई होने वाला है। देखिए मैंने घुमा दिया, इसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। समझ में आपको फॉर्मेट पेंटर होता क्या है। वैसे फॉर्मेट पेंटर को आप सिंगल क्लिक और डबल क्लिक से भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने सिंगल क्लिक से यूज़ किया और ड्रैग किया। अब दूसरा है कि मैंने इस पे ऊपर डबल क्लिक किया। अगर मैं डबल क्लिक करूंगा ना, तो मैं एक साथ यहाँ पे मैंने राहुल बोर को, सपोज अजय वर्मा को फॉर्मेट करना चाहता हूँ। अभी देखिए फॉर्मेट पेंटर कंटिन्यू चालू रहता है अगर आपने फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक किया तो। ये बात बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता है कि फॉर्मेट पेंटर पे हम डबल क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर को ऐसे रिपीट भी यूज़ कर सकते हैं। सिंगल क्लिक किया तो क्या होगा, एक ही बार फॉर्मेट पेंटर वर्क करेगा। डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स आप वर्क कर सकते हैं फॉर्मेट पेंटर पे। जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे फॉर्मेट पेंटर चालू ही रहेगा। एस्केप बटन करेंगे तो फॉर्मेट पेंटर रिमूव हो जाएगा। एस्केप बटन प्रेस कीजिए। देखिए मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर सिंगल क्लिक किया और आपने जिस नंबर पे, मैं यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ फिलहाल, तो वो उतना फॉर्मेट हो रहा है। फिर से फॉर्मेट पेंटर, माउस की तरफ ध्यान दीजिए, अभी प्लस साइन आ रहा है, फॉर्मेट पेंटर नहीं आ रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, नाउ आई कैन क्लिक हियर, हियर आई कैन ड्रैग हियर आल्सो। तो एक साथ मल्टीपल सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए आप फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक कीजिएगा। है ना इंटरेस्टिंग। फिलहाल मैं अंडू कर देता हूँ। अंडू पता है ना, Ctrl+Z अंडू, अंडू, और रीडू करने के लिए Ctrl+Y, अंडू एंड रीडू। अंडू एंड पांडू नहीं होता है दोस्तों, अंडू एंड रीडू होता है, याद रखिए। अंडू पांडू तो नाना पाटेकर जी बोलते हैं, अंडू पांडू समझा क्या। ओके मैं जस्ट जोक कर रहा हूँ। फिलहाल तो आपको मैं बताऊँ कि ये फॉर्मेट पेंटर तो आपको समझ में आया होगा। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। ऑल बॉर्डर्स के बारे में मैंने बताया आपको कैसे करते हैं। यहाँ पे कलर्स वगैरह कैसे फिल करना है वो भी हमने देख लिया। बहुत सारी बार आपको ऑल बॉर्डर्स नहीं देने की ज़रूरत पड़ सकती है। सपोज आपने ऑल बॉर्डर्स को नो बॉर्डर करना है तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऑल बॉर्डर्स की ज़रूरत नहीं है आपको, नो बॉर्डर, बस इसको आउटसाइड बॉर्डर देना है। अभी देखिए इसका आउटसाइड बॉर्डर भी चला गया है। तो इसके आउटसाइड बॉर्डर कैसे देते हैं हम, यहाँ पे देखिए आउटसाइड बॉर्डर्स भी ऑप्शंस है, थिक बॉक्स बॉर्डर भी है, थिक आउटसाइड बॉर्डर्स भी है। जो देना है यहाँ से आप दे सकते हैं दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। सो यहाँ पे बॉर्डर आपको देना कैसे है वो एक बार ट्राई कीजिए। इस बॉर्डर में बहुत सारे कलर फिल चाहिए तो यहाँ से आप उसको शेडिंग कलर दे सकते हैं डिफरेंट। फॉन्ट कलर है, यहाँ पे टेक्स्ट की साइज़ वगैरह बढ़ाना, यहाँ पे इसे सेंटर करना है। जैसे मैं इसकी हाइट बढ़ा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिए, रो की हाइट ऐसे आप बढ़ा सकते हैं। ये याद रखना है। जैसे हमने कॉलम की विड्थ सीखी थी कि आप यहाँ से ऐसा ड्रैग कर सकते हैं, वैसे हम रो की हाइट यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। वैसे मैं आपको बताऊँ कि कॉलम और रो की विड्थ अगर इक्वली करनी है सभी कॉलम की, तो आप एक काम कीजिए, एक तो आप इसे सभी रो को एक साथ सिलेक्ट कीजिए और बीच में कहीं पे भी एरो रख के आप ऐसे ड्रैग करेंगे, इक्वली सबकी हाइट बढ़ेगी। या यहाँ पे राइट साइड में एक ऑप्शन है, फॉर्मेट में जाइए, राइट साइड में फॉर्मेट में रो हाइट दिखाई दे रहा है आपको, रो हाइट ऑप्शन, इससे आप रो हाइट कर सकते हैं इक्वली। यहाँ पे रो हाइट टाइप कीजिए, उतने जो रो सिलेक्टेड है उनकी हाइट उतनी हो जाएगी, 20, रो हाइट 20, राइट। तो इस तरह से रो हाइट आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें अभी मैंने हाइट बढ़ा दी है, तो ये ज़रा टेक्स्ट को नोटिस कीजिए, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और थोड़ी सी हाइट बढ़ा देता हूँ, और इस टेक्स्ट को नोटिस कीजिए बॉटम में आ रहा है। तो आप इसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, मिडल अलाइन से क्या हो रहा है,
टॉप अलाइन से क्या हो रहा है, मिडल अलाइन से क्या हो रहा है। यहाँ पे ज़रा मैं जूम कर लेता हूँ, ये अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है एक्सेल में। ये सेंटर चाहिए तो सेंटर यहाँ पे ऐसा रख सकते हैं, टोटली सेंटर हॉरिजॉन्टल सेंटर आ जाएगा। देखो डेटा कैसा आ रहा है, यू नो दैट लेफ्ट साइड में आएगा, सेंटर में आएगा, राइट में आएगा। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट ही रख के टेक्स्ट को थोड़ा सा आगे लेना चाहते हैं तो आप जैसे इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट लिखा गया है, मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूँगा एंड व्हाट आई डू, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इंडेंट ऑप्शंस यूज़ करूँगा। इंडेंट से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट आप आगे ले सकते हैं, पीछे करना है पीछे, इंडेंट इंडेंट और बढ़ाओ कम करो, तो लेफ्ट इंडेंट से इस तरह से टेक्स्ट को आगे लेके रख सकते हैं आप। इसके अलावा जैसे आपने बहुत सारे कैलेंडर वगैरह में देखा होगा, संडे वगैरह ऐसा क्रॉस में लिखा रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन है देखिए, इसे आप टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। वर्टिकल टेक्स्ट, एंगल क्लॉकवाइज, एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, ज़रा करके तो देखिए। यहाँ पे देखिए कैसा टेक्स्ट आएगा, राइट आपने देखा होगा ना। यहाँ पे देखिए अभी जैसे वो कैलेंडर में रहता है ना, संडे मंडे ऐसा क्रॉस में लिखा रहेगा, आपने देखा होगा शायद। तो ये ज़रूरी है तो कीजिए, नहीं तो इसके ऊपर दोबारा क्लिक करके वो रिमूव हो जाएगा वहाँ पे। इसको बोलते हैं टेक्स्ट का ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन कैसे देना है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे देना है, टेक्स्ट को इंडेंट कैसे देना है, ये हमने यहाँ पे देखा। साथ में मर्ज एंड सेंटर तो हमने पहले ही सीखा था, इस टाइटल को मर्ज एंड सेंटर कैसे करते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें यहाँ पे सीखना है, हमें यहाँ पे जानना है रैप टेक्स्ट के बारे में। होता क्या रैप टेक्स्ट, आई लेट यू नो कैसे, दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लो कि नेम ऑफ स्टूडेंट का जो रो हाइट है ना, वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा कम करके रख दिया अभी। ओके, सो नेम ऑफ स्टूडेंट में मैंने यहाँ पे एक चीज़ बढ़ा दी, जैसे मैंने नेम ऑफ टैली स्टूडेंट और एक्सेल स्टूडेंट ऐसा बढ़ा दिया। अब ये आगे जा रहा है, लेकिन मैं इसकी कॉलम की विड्थ नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, जो कि हम यहाँ से डबल क्लिक करके बढ़ा सकते हैं, आपको पता है। मैं चाहता हूँ इसे रैप टेक्स्ट करना। रैप टेक्स्ट से क्या होता है देखिए, वाह इंटरेस्टिंग है ना। रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट रैप टेक्स्ट, मैं क्लिक करूँगा रैप टेक्स्ट पे तो ऐसे आ जाता है। रैप टेक्स्ट निकाल देंगे तो ऐसा आता है। अगर आप चाहते कि यार लिखते समय ये नीचे आ जाए तो लिखते समय भी आएगा। जैसे आप यहाँ पे लिख रहे हो, डबल क्लिक करो, फिलहाल मैं इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया, अल्ट और एंटर बटन प्रेस करूंगा मैं, अल्ट और एंटर दोस्तों, अल्ट और एंटर करेंगे तो ऐसा नीचे आ सकता है। अल्ट और एंटर लिखते समय ही आ सकता है। अल्ट और एंटर ये रैप टेक्स्ट की तरह ही काम करता है, और रैप टेक्स्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं डायरेक्टली वैसे भी। सो रैप टेक्स्ट ये डेटा एंट्री के लिए याद रखो, कॉलम की साइज जब आपके एडजस्ट नहीं हो रही है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, राइट। सो रैप टेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया, मर्ज एंड सेंटर यू नो दैट ऑलरेडी। अब अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर मैं डेटा के अंदर, वैसे डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं यहाँ पे नीचे लिखते जाऊँगा डेटा, तो ऊपर हेडिंग तो चला गया मेरा, तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि यार ये सब्जेक्ट 1 है, 2 है या 3 है। बार बार मुझे ऊपर जाके देखना पड़ेगा ना सब्जेक्ट, अगर मैं नीचे लिखते जा रहा हूँ तो ऐसे समय में मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर के 2 रो जो है, ये एक और ये 2 रो, ये ऊपर फिक्स रहे और परमानेंट रहे, फ्रीज रहे, उसको फ्रीज बोला जाता है एक्सेल में। तो उसके लिए हमें करना क्या है, तो यहाँ पे कर्सर रखना है 3 नंबर रो पे। कर्सर कहाँ पे रखा है मैंने, देखिए मुझे जो रो लॉक करना है उसके नीचे के रो पे कर्सर रखना है, मुझे ऊपर के रो फिक्स करने हैं। उसके लिए एक व्यू में ऑप्शन दिया है, ज़रा इसे ध्यान से देखिए। व्यू के अंदर यहाँ पे एक फ्रीज पेन्स ऑप्शन है, फ्रीज पेन्स। फ्रीज करेंगे हम, किसको फ्रीज करेंगे, उसने पूछा है कि टॉप रो एक ही करना है या फर्स्ट कॉलम करना है, लेकिन मुझे फ्रीज पेन्स ही करना है क्लिक डायरेक्टली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी लोकेशन दे दिया कि 3 नंबर रो पे मैंने कर्सर रखा है। तो फ्रीज पेन्स मैंने ऑन किया तो यूल नोटिस यहाँ पे एक लाइन आएगी, वो अभी मैंने बॉर्डर दिया इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको एक लाइन नज़र आएगी एक्स्ट्रा, या फिर आप डाउन एरो प्रेस करते जाओ, यू विल फाइंड आउट द चेंजेस क्या हो रहे दिखाई दे रहे हैं आपको। मैं नीचे स्क्रॉल करते जा रहा हूँ और अलग अलग रो में मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी टाइटल हेडिंग वही की वही रह रही है, क्योंकि मैंने उसे फ्रीज किया। और नहीं चाहिए तो आप इसे अनफ्रीज भी कर सकते हैं। वैसे आप कॉलम के लिए भी कर सकते हैं, राइट साइड में अगर आप जा रहे हो ऐसे तो आप उतने कॉलम, अभी मुझे 1 नंबर कॉलम यहाँ पे दिखना चाहिए, मैं 1 नंबर का डेटा टाइप कर रही हूँ या 2 नंबर का, तो मैं इधर बी कॉलम में कर्सर रख दूंगा और यहाँ पे फ्रीज पेन्स में जाकर फ्रीज पेन्स ऑन करूँगा। अब इससे होगा क्या, मैं ऐसे राइट में जाऊँगा तो भी 1 नंबर कॉलम दिख रहा है ना आपको, वो सीरियल नंबर का वो वहाँ पे ही रहेगा, राइट। और बॉटम में आऊँगा तो भी ये आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने फ्रीज पेन्स B2 या B3 सेल से समथिंग किया है, तो वो पूरा का पूरा यहाँ पे फ्रीज हो चुका है। और मुझे निकालने के लिए अनफ्रीज यहाँ पे करना होगा, अनफ्रीज ऑप्शन फ्रीज की जगह ही आ जाता है। सो ये एक डेटा एंट्री के लिए या डेटा टाइप करते समय याद रखना है, जब आपको डेटा टाइप करना है तो फ्रीज पेन्स और अनफ्रीज पेन ज़रूरी है। अगर आप एक्सेल में बेसिक चीज़ें नहीं जानते ऐसा कुछ, तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और है जो कि हैं नंबर फॉर्मेट में, होम टैब के अंदर से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नंबर फॉर्मेट में। जब कभी भी आप डेट लिखते हो एक्सेल के अंदर, ये सारे लोगों से गलती हो जाती है, सारे लोगों से ये प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे डेट लिखने के बाद में, अभी मैं इसके कॉलम की साइज़ बढ़ा देता हूँ नहीं तो वो दिखाई नहीं देगा,
बाद में मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करता हूँ 35, तो वो ऐसा आ रहा है, अरे नंबर ही नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। तो आपके लिए तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करो और उसे नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। नंबर फॉर्मेट में क्या करना है आपको, कन्वर्ट, तो ये नंबर में दिखाई देगा ना। और आप चाहते हो उसे जनरल फॉर्मेट में रखो जिसमें डेसिमल प्लेसेस ना आए, तो जनरल फॉर्मेट में रखो। जनरली हम जनरल फॉर्मेट में रखते हैं जब कोई नंबर ऑटोमेटिक टाइप करते तो। और डेसिमल के साथ नंबर, करेंसी, यहाँ पे बहुत सारे डेट फॉर्मेट वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अगर आपने डेट लिखी और वहाँ पे नंबर आ रहा है तो वहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा 20/2 और 2019, ऐसा कुछ भी लिख दिया, राइट। अब मैं जब इसे यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, ज़रा मैं देखा जनरल फॉर्मेट में, तो इस तरह से नंबर आ रहा है। अगर कभी ऐसा नंबर फॉर्मेट में कुछ आ गया तो आप उसे नंबर फॉर्मेट की जगह इसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो उसके लिए करना क्या है, आपको बस यहाँ पे करना है शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट। शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट यहाँ पे आसानी से आप कर सकते हैं नंबर फॉर्मेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे मैं आपको शॉर्टकट की बताऊँ तो कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे हैश, ये आप डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 1 नंबर फॉर्मेट में हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट 2 टाइम फॉर्मेट में हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड यहाँ पे जनरल फॉर्मेट में होगा। कंट्रोल शिफ्ट टिल्ड 1 2 3, ये याद रखिए 1 2 3 कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये अलग अलग फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने के लिए देता है, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वैसे हमने सीख लिया है कैसे करना है, मैंने बताया है। और फॉर्मेट एज कैसे ही ये टेबल होता है ये भी मैंने आपको दिखाया। यहाँ से आपको अलग अलग स्टाइल्स मिल जाती है जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने बताया था। इंसर्ट में यहाँ पे इंसर्ट शीट रोज भी आता है, जैसे आप यहाँ पे रो इंसर्ट करना चाहते हो तो मैंने वैसे भी आपको बताया है। रो कंट्रोल प्लस से इंसर्ट होता है, कंट्रोल माइनस से डिलीट होता है। यहाँ से भी इंसर्ट और डिलीट ऑप्शन है आपके लिए। और फॉर्मेट में आप रो और कॉलम की साइज एडजस्ट करने के लिए है ही। कैसे करना है मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी आपको। और ऊपर से मैंने आपको बताया था कि क्लियर में जाकर क्लियर फॉर्मेट से क्या होगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए तो आप क्लियर कर सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए फॉर्मेटिंग, सो क्लियर में जाइए, क्लियर फॉर्मेट्स, फॉर्मेट जाएगा। क्लियर ऑल मतलब पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर कंटेंट्स मतलब खाली कंटेंट और कमेंट लिखी होगी या हाइपर लिंक दिया रहेगा तो वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर ऑल कर दूंगा मैं तो इस तरह से हो रहा है, राइट। सो क्लियर कंटेंट करना है तो कंटेंट कीजिएगा, इस तरह से आप इसे क्लियर कर सकते हैं, राइट। और फिल सीरीज़ के बारे में तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि आप फिल सीरीज़ कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे भी है फिल सीरीज़ ऑप्शन की, डाउन फिल कैसे होगा ऑटोमेटिकली वो दिया है वहाँ पे। और यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस भी ऑप्शन है, जहाँ से रिप्लेस मतलब वर्ड चेंज करना। जैसे आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैंने एक वर्ड टाइप किया जिसमें सब रॉन्ग है, मतलब एक वर्ड आपने 10 बार लिखा है, तो जैसे सब की जगह मुझे सब्जेक्ट ये वर्ड पूरा चाहिए था, तो मैं यहाँ पे सब लिखूंगा और यहाँ पे सब्जेक्ट लिखूंगा। देखिए मैंने क्या किया है, मुझे पूरा वर्ड चाहिए था, सब की जगह सब्जेक्ट लिखना चाहिए, तो यहाँ पे सब 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 लिखा है मैंने। तो सब्जेक्ट 1 2 3 4 आना चाहिए, जो भी सब्जेक्ट है वैसे। तो किया है फाइंड आउट में सब, रिप्लेस विथ में सब्जेक्ट, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक। नाउ यू कैन सी रिप्लेसमेंट क्या काम करता है। सो फाइंड एंड रिप्लेस भी है, कोई वर्ड ढूंढना है तो फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ से आप फाइंड डायलॉग बॉक्स आपको मिल जाता है। तो ये मैंने होम टैब यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है कि कैसे कुछ करना है, एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, यहाँ पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये एक्सेल बिगिनर्स के लिए वीडियो है दोस्तों, और इसमें प्रिंटिंग लास्ट ऑप्शन है हमारा, और प्रिंटिंग हम देखते हैं प्रिंट कैसे किया जाता है एक्सेल के अंदर, एंड देन विल फिनिश इट। और ये बिगिनर्स के लिए एक्सेल है, इसीलिए मैंने इतनी ही चीज़ें कवर की। एक्सेल इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। तो एक्सेल जो बिगिनर के बाद सीखना चाहते हैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल आएगा बड़ा सा, जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें और एक्सप्लेन करूंगा एक्सेल के अंदर, जो कि उसके लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन आगे का टॉपिक सीख के जाइएगा कि प्रिंट कैसे करते हैं। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी, राइट, कंट्रोल पी किया तो यहाँ पे प्रिंट आ जाता है, ऐसा ऐसा प्रिंट आ रहा है। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा डेटा को अरेंज कर देता हूँ। पहले प्रिंट करने के लिए यहाँ पे मैं डेटा को एक काम कर देता हूँ, पूरा नॉर्मल जैसे डेटा था पहले, जैसा रखा था डेटा मैंने वैसे लाता हूँ यहाँ पे। उसके लिए करना क्या है, बस आपको कंट्रोल जेड ही तो बटन प्रेस करते जाना है। कंट्रोल जेड बटन प्रेस करते जाएंगे तो यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। मैंने अंडू कर दिया पूरा का पूरा। फिलहाल इस चार्ट की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्स्ट्रा कंटेंट भी मैं डिलीट करता हूँ। अब देखिए मैं कंट्रोल पी करूँगा तो यहाँ पे आपको ये प्रिंट में बॉर्डर के साथ, मैंने बॉर्डर दिया है इसको, इसलिए बॉर्डर के साथ आ रहा है।
अगर आपने बॉर्डर नहीं दिया तो बॉर्डर नहीं आएगा, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि चलो कंट्रोल पी में हम इसमें आ चुके हैं, कंट्रोल पी स्क्रीन के अंदर यहाँ पे, लेकिन आपको दिखाई दे रहा है कि यार काउंट तक ही डेटा आ रहा है, काउंट तक, काउंट के आगे भी डेटा है मेरा। यहाँ पे देख सकते हैं ना एक्सेल में काउंट के आगे भी है, लेकिन यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ रही है जो कि पिन की बाउंड्री या पेज की साइज़ बता रही है कि पेज यहाँ तक ही है, डॉटेड लाइन। ये कंट्रोल पी बटन प्रेस करने के बाद आपके भी एक्सेल में दिखाई देगी कि यहाँ तक का ही प्रिंट होगा। तो आगे का डेटा का क्या, मैं इसको डबल क्लिक करके एडजस्ट कर सकता हूँ, या कंट्रोल ए करके, कंट्रोल ए और यहाँ पे अल्ट एच ओ आई प्रेस का तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ जो है ऑटोमेटिक जितनी रिक्वायर्ड है उतनी आ जाएगी। तो कंट्रोल पी करो, अभी एवरेज तक डेटा आ गया है। चलिए एवरेज में भी थोड़ा सा काम कर देते, हम यहाँ पे प्रिंटिंग के लिए और थोड़ा सा काम सेटल करना पड़ेगा हमें डेटा को प्रॉपरली। डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे कम कर देते हैं, और यहाँ पे भी अल्ट एच ओ आई करने के बाद ये भी कम हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 तक आ रहा है, ग्रेड नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम आगे, हमें इसे एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे है पोर्ट्रेट की जगह आप इसे लैंडस्केप कीजिए। लैंडस्केप करते ही पेज का हॉरिजेंटल व्यू आ जाएगा, और यहाँ पे जितने चाहे और कॉलम आपकी मर्जी और भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, लैंडस्केप में रो कम आएंगे, पोर्ट्रेट ही चाहिए, वर्टिकली डेटा चाहिए, तो रखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है राइट कॉर्नर में, शो मार्जिन, ये दिख रहा है आपको मार्जिन ऑप्शंस, तो इस पर क्लिक कीजिए, शो मार्जिन लाइन आएगी, और इसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं आप, ऐसे इस मार्जिन को कम कीजिए, वो ग्रेड अंदर आ जाएगा। प्रिंट से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स आपको सीखनी है उसके लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया कि प्रिंट के अंदर सारी सेटिंग्स कैसे करेंगे। उसके लिए लर्न मोर चैनल पे वीडियो डाला था, उसके लिए सर्च करना है अपने को लर्न मोर चैनल पे, राइट साइड में जो सर्च बॉक्स आता है उसमें क्लिक करके टाइप करना है प्रिंटिंग इन एक्सेल। तो जैसे ही आप टाइप करोगे नीचे आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में वैसे भी मैं लिंक देने की कोशिश यहाँ पे करूँगा दोस्तों आपके लिए। ज़रूर आपको वो वीडियो देखना चाहिए कि एक्सेल में प्रिंटिंग से रिलेटेड कौन कौन से टिप्स है, प्रोफेशनली प्रिंट कैसे किया जाता है। ये तो मैंने बेसिक चीज़ें बताई कि कॉलम कैसे वगैरह एडजस्ट करना है, आपको मार्जिन कैसे सेट करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने बताई फिलहाल तो। लेकिन उसके अंदर पूरे प्रोफेशनल लेवल पे मैंने सारी चीज़ें बताई है। आई वॉन्ट यू टू वॉच दैट वीडियो। तो मैंने जितने भी वीडियो रिकमेंड किए वो आप देखेंगे ऐसे उम्मीद करता हूँ। लर्न मोर चैनल पे बने रहेंगे हमेशा की तरह। ये था बिगिनर्स एक्सेल वीडियो दोस्तों। अच्छा लगा है लाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा, नहीं लगा है डिसलाइक पे क्लिक मत कीजिएगा, लेकिन ओके तो नहीं लगा है तो छोड़ दीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको भी एक्सेल सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत काम का वीडियो रहेगा। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर जिसमें रहेगा एक्सेल की टिप्स एंड ट्रिक्स, बहुत कुछ रहेगा इंटरेस्टिंग और भी सीखने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो, सिखाते रहो, मेरे वीडियोस देखते रहो, और बाय बाय।